जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज 17 सितंबर है, एक बहुत विशेष दिवस है। यूं तो भारत इतना बड़ा है, भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि हम हर दिन की बात करें तो वहां पर कुछ ना कुछ बहुत विशेष निकलता है। कभी किसी की जयंती की बात आती है, कभी पुण्यतिथि की बात आती है, बलिदान दिवस की बात आती है, इतिहास में घटी कुछ प्रमुख घटनाओं की बात आती है। ऐसी ही घटना थी ऑपरेशन पोलो। हमने बचपन से अपनी सामान्य ज्ञान की किताबों में, सामाजिक विज्ञान की किताबों में पढ़ा है कि जब भारत का एकीकरण हो रहा था, जिसे हम कहते हैं कि रियासतों का विलय हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने और जिन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। ये कुछ की बात करें, अगर जूनागढ़ की बात करें, हम लोग हैदराबाद की बात करें, भोपाल की बात करें, जोधपुर की बात करें, रियासतें मान नहीं रही थी, तो अलग-अलग तरीके से उनके लिए काम किया गया था और वो काम करने वाले व्यक्तित्व का नाम था 31 अक्टूबर को जिनकी जयंती आती है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वहां पर हुआ ये कि अगर हम पर्टिकुलरली हैदराबाद की बात करें तो निजाम उस्मान अली और वो लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे, तो हमने इतना ही सुना है कि ऑपरेशन पोलो किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से निजाम की जो एक उस्मान अली की जो वहां पर मिल्कियत थी, उस मिल्कियत को एकदम अर्श से फर्श पर लाने के लिए आर्मी जो है वो भेजी गई और हेलीकॉप्टर से जो है वो जवान जो हमारी सेना के वो उतरे, उनके महलों पर उतरे और उसके बाद की कहानी है कि हैदराबाद जो है वो हमारे हिंदुस्तान में जो है उसे शामिल होना पड़ा। क्या केवल कहानी इतनी ही है? क्या केवल ये आर्मी का रोल ऑपरेशन पोलो ये बहुत बड़ा था? लेकिन क्या ये 2 दिन की बात है? क्या ये केवल 1948 की बात है? या इसकी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है? इसीलिए कहा कि सामान्य रूप से ये बात करना बहुत आसान है कि उस समय घटना हो गई थी, लेकिन घटना से पीछे की घटनाएं जिन्होंने उस घटना का वजूद तय किया होता है, वो हमें मालूम नहीं होता है। हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस आज है। बलिदानी इतिहास हमारा, ये हमें पढ़ना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए और आज का विषय यही है। आज के वक्ता भी इसी पर प्रबोधन करने वाले हैं और दिस इट्स अ अनटोल्ड स्टोरी जिस पर आज आपका ध्यान हम लोग आकर्षित करने का जम्बू टॉक्स में प्रयास करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाता है। तो बेल आइकन एक्टिवेट करना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करिए और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारा सहयोग जो है वो कर सकते हैं। और सहयोग करने के लिए मैं आपको एक छोटा-सा एक पॉइंट यहाँ पर देता हूँ और फिर हम लोग आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ द पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक आह्वान है बिकॉज़ वी नीड डोनर्स एंड इन्वेस्टर्स फॉर न्यू पॉडकास्ट स्टूडियो। आई होप कि हमारे दर्शक जो है वो उसे देख पा रहे हैं और बस इतना ही है कि ये पॉडकास्ट स्टूडियो आप लोगों के सहयोग से ही बनेगा। तो राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सो पत्रम पुष्पम की आवश्यकता है, यथा योग्य यथा शक्ति यथा संभव यथेच्छा जो आप करना चाहें और उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पैट्रॉन बन के कर सकते हैं, आप हमारे सेशन के स्पॉन्सर्स बन करके कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो चलिए इसके बाद में, इस सूचना के बाद में आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हमारे साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन आर्या जी इस समय जुड़े हुए हैं। लातूर महाराष्ट्र से आप हमारे बीच आए हैं। इतिहास के शोधार्थी हैं, एक वरिष्ठ अध्यापक हैं और इस विषय के एक बड़े जानकार हैं। हर्षवर्धन जी, पहली बार आप जम्बू टॉक्स में पधारे, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। जम्बो टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर्षवर्धन जी, ये विषय बहुत बड़ा है और बहुत एकेडमिक ये विषय है, तो मैं चाहूंगा कि अगले 15 मिनट से 20 मिनट आप इस विषय की जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो हमें नहीं पता है, उसकी तरफ हमें लेकर के जाएं और उसके बाद में जो हमारे दर्शक इस समय लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके जो प्रश्न होंगे, आप वो प्रश्न सुपर चैट के माध्यम से, सुपर थैंक्स के माध्यम से और जो हमारे ज्वाइंट चैनल के मेंबर्स हैं, आप सब पूछ सकते हैं। तो कृपया पूछिएगा, उन प्रश्नों को हमारे कार्यक्रम में स्थान दिया जाएगा। जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देखिए, आज हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसमें ज्यादातर उन घटनाओं का उल्लेख होता है जैसे कि स्टेट कांग्रेस या फिर ऑपरेशन पोलो।
लेकिन हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन केवल इस तक सीमित नहीं है। जैसे हम हैदराबाद राज्य की स्थापना को अगर देखेंगे तो सन 1724 में मीर कमरुद्दीन उर्फ निजाम उल मुल्क द्वारा इस हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी। इस मीर कमरुद्दीन के जो पूर्वज थे वो समरकंद के पास आलियाबाद नाम का एक गांव था, वहां के निवासी थे और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो शेख सुहाउद्दीन वर्दी द्वारा की गई थी और ये खुद को मोहम्मद पैगंबर साहब के ससुर के वंशज मानकर चलते थे। तो दक्षिण भारत में निजाम उल मुल्क ने, जब वो दक्षिण का सूबेदार था, तब से वह सोचता था कि हैदराबाद में दक्षिण में अपना एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र खड़ा किया जाए कि जो औरंगजेब की तरह शासन करता हो। इसलिए वो जब दक्कन का सूबेदार था तभी से उसके मन में यह संकल्प वो लेकर चला था। तो 1724 से लेकर 1948 तक करीब करीब 225 वर्षों का ये सफर इस हैदराबाद संस्थान ने दक्षिण भारत में तय किया। इस हैदराबाद संस्थान में कुल 7 निजाम हुए। ये निजाम उल मुल्क जो उसके द्वारा, मुगलों के द्वारा उसको दिया गया एक किताब था, उसके कारण इस घराने के सभी शासकों को निजाम के नाम से जाना जाता है। तो हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन का मूल कहाँ पर है, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें अनटोल्ड स्टोरी में हमें जाना पड़ेगा कि इस राज्य में जब से निजाम मीर उस्मान अली खान का शासन आया तभी से इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो गया और इसी बदलाव के साथ हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन की नींव को भी हमें देखा जा सकता है। देखिए 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। हैदराबाद संस्थान में 1880 में धारूर में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना हुई। इसके बाद सन 1892 में सुल्तान बाजार आर्य समाज की स्थापना की गई। जैसे ही संस्थान में आर्य समाज आया तो जातीयता को दूर करने का, अस्पृश्यता को दूर करने का, दलितोद्धार का एक बहुत बड़ा काम इस हैदराबाद संस्थान में प्रारंभ हुआ। इसी दलितोद्धार के काम के चलते चलते हजारों लोग इस समय आर्य समाज से जुड़ गए और देखते ही देखते ये एक जन आंदोलन के रूप में आगे आने लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि निजाम मीर उस्मान अली खान जो 1911 में सत्ता में आया, इसका सत्ता में आना अपने आप में ही एक टर्निंग पॉइंट है हैदराबाद के लिए। देखिए ये जो निजाम मीर उस्मान अली खान था, उसकी एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ये महाराजा किशन प्रसाद को उसने हटाया जब एक कविता की थी उसने, वो कहता है, तू किशन प्रसाद है मैं खुदा पर शाद हूँ, तू किशन प्रसाद है मैं खुदा पर शाद हूँ, दीन का उस्मान हूँ कुफ्र का जल्लाद हूँ। खुदा पर शाद हूँ यानी 3 शब्द अलग है, मैं खुदा पर प्रसन्न हूँ, दीन का उस्मान हूँ। दीन के कट्टर राज्य को, इंडिया को दीनिया बनाना चाहता था, दीन के कट्टर राज्य की उसकी कल्पना। उस्मान इस शब्द का अरबी भाषा में अर्थ होता है अजगर, सांप या सांप का बच्चा। तो वो क्या कहता है कि मैं अजगर बनकर इस बहुसंख्य हिंदुओं को निगल जाऊं। देखिए अब किसी भी शासक की जो मनोवृत्ति होती है ना, वो विचारधारा होती है ना, वो शासन में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो इसमें सत्ता में आने के साथ साथ इस्लामीकरण का तंत्र राज्य में बहुत प्रभावी रीति से शुरू किया। देखिए इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी ना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस समय भी और आज के समय भी भारत में कट्टरतावाद का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पे जो अलिप्ततावादी विचारधारा के ज्यादा से लोग हैं, जो वही अलीगढ़ से निकल के आते हैं। तो इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी लोगों को इस निजाम ने अपने राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया और अपने राज्य में इस्लामीकरण की शुरुआत के लिए इसने शुरू में एक महकमा अमूरे मजहबी नामक एक धर्म विभाग की स्थापना की थी। ये धर्म विभाग निजाम ने किस लिए बनाया था? देखिए ये महकमा का काम था, अगर किसी हिंदुओं को उनका मंदिर बनाना है तो महकमा से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर उसकी मरम्मत करनी है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप आपके घर में आपके गली मोहल्ले में कोई कार्यक्रम रखना चाहते हैं
व्याख्यान रखना चाहते हैं, जैसे अभी जम्बू टॉक ने मुझे आमंत्रित किया कि आप हैदराबाद पर कुछ अनकही बातों पर बोलिए, तो इसके लिए भी महकमा की उस समय परवानगी लेनी पड़ती थी। ऐसा नियम था कि 10 दिन आप पूर्व सूचित किए, आप क्या बोलने वाले हैं वो भी बताइए। तो इस धर्म विभाग ने एक प्रतिबंधों का दौर हैदराबाद राज्य में शुरू किया। देखिए अब हैदराबाद राज्य जो कश्मीर के बाद में उस समय में दूसरे क्रमांक के ऊपर एक बड़ा संस्थान था। तो इस संस्थान में 85% से भी ज्यादा लोग जो थे वो हिंदू धर्मीय थे और केवल 11% लोग जो थे वो इस्लाम को मानने वाले थे और बाकी 1% लोग अन्य धर्मों के थे। तो देखिए जहां पर बहुसंख्य प्रजा हिंदू थी, वहां पे हिंदुओं पे प्रतिबंध लगाकर उसे खुद का एक इस्लामिक राष्ट्र तैयार करना था। मैं आपको मैप के जरिए दिखाना चाहूंगा। इंडिया बिफोर ट्रांसफर ऑफ पावर का एक मैप है मेरे पास, आप इस मैप को देखिए। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों द्वारा हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय हुआ, तब देखिए हैदराबाद की स्थिति क्या थी और ये पूरे भारत की स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। और इसी के साथ ही ये दूसरा नक्शा है हैदराबाद संस्थान का, इसे भी आप ध्यान से देखिए। ये हैदराबाद संस्थान में मूलतः मराठी भाषिक प्रदेश जो ये अभी छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, बीड, नांदेड़, धाराशिव अब ये हो गया है, बीदर, गुलबर्गा एक कानड़ी भाषिक प्रदेश है, आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल ये तेलुगु भाषिक प्रदेश। ऐसे मुख्यत्वे तीन भाषा बोलने वाले लोगों का एक प्रदेश था। तो इसमें उसने जो शुरुआत की तो इसमें उसने एक उर्दू भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया इसने। और जैसे कि हम देखते हैं कि उसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की भी इस समय शुरुआत की थी। अब देखिए 85% जो लोग इस संस्थान में थे उनकी स्थिति क्या थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए मैंने जैसे कहा आपको कि हैदराबाद संस्थान को उसके दीन के राज्य को स्वप्न को साकार करना था। उसे दार उल हर्ब उल इस्लाम में परिवर्तित करना था। तो इसके लिए उसने प्रजाजनों पर खासकर हिंदुओं पर अलग अलग निर्बंध लगाए थे। उसमें था देखो नौकरी आपको संस्थान में नहीं मिलती थी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में निजाम मीर उस्मान अली ने केवल मुसलमानों को रखा और खासकर जो अलीगढ़ से या बाहर के रियासतों से उन्हें खासकर जानबूझकर मंगवा के रखा। इस प्रकरण में मैं उसकी मनोवृत्ति और उसकी पूर्व भूमिका शासक की आपको थोड़े समय में बताता हूँ। निजाम मीर उस्मान अली खान जो था ना, वो जनान खाने में अमतुज जोहरा बेगम नाम की एक जनान खाने में पूर्वाश्रमी में जो हिंदू रह चुकी थी उसकी यह संतान था। यह निजाम की कोई औरस आपत्ति नहीं थी। जनान खाने में अमतुज जोहरा बेगम से ये पैदा हुआ पुत्र था। जो निजाम का लीगल वारिस था उसको नजर कैद रखकर ये सत्ता में आया था उन समय के नवाबों को लेकर। और इसकी मनोवृत्ति का और एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पिता के जनान खाने में जो 200 महिलाएं थी पिता के जनान खाने में, तो उनमें से चुन चुनकर जो युवा महिलाएं थी उसको भी इसने अपने जनान खाने में सम्मिलित किया था। देखिए आप सोच को देखिए उसके। ऑपरेशन पोलो के बाद इसके जनान खाने की जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको जब खोला गया तो कई कंकाल उसमें मिले हैं, ये रिकॉर्ड है। तो ये जो शासक था ये पूरे इस योजनाबद्ध तरीके से इस्लामीकरण को लागू करके स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना को लेकर चल रहा था। तो ऐसे समय में प्रजा को सर्विस में जगह नहीं थी, शासन में हर समय सांप्रदायिकता का दौर था और न्याय विभाग हो, चाहे पुलिस हो और चाहे एजुकेशन हो, इसमें बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। देखिए जैसे मानो आपकी भाषा ही उर्दू नहीं है और आपको प्राइमरी स्कूल में ले जाकर बिठा दिया जाए और कहा जाए कि आपको केवल उर्दू में ही पढ़ना है। तो उस समय तो बहुजन समाज जो दलित समाज था वो तो पढ़ा हुआ नहीं था।
बाकी समाज की तो कोई और बात ही नहीं थी। तो उसने क्या किया कि 4000 से अधिक स्कूलों को बंद किया सत्ता में आने के बाद। ये इतिहास में कहीं बताया नहीं जाता है। जो हैदराबाद का मूल संघर्ष किस कारण से शुरू हुआ, उसको हम उजागर कर रहे हैं इस माध्यम से। पुलिस में जाएंगे तो शासन के आदेश के विरुद्ध कंप्लेंट करना भी एक गुनाह था, और उसके साथ ही इन सभी परिस्थितियों से जाते हुए समाज को महकमा अमूर मजहबी ने जीना मुश्किल कर दिया था। इसी समय में हैदराबाद में एक सिद्दीकी दीनदार का प्रकरण हुआ, जिसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। सिद्दीकी दीनदार के प्रकरण को भी बहुत से लोग उठाते नहीं हैं। सिद्दीकी दीनदार एक ऐसा इस्लामी प्रचारक था, वो खुद को चंद बसवेश्वर का अवतार समझता था। 12वीं जो 12th सेंचुरी है, उसमें 2 बड़े समाज सुधारक हुए। उनमें एक थे महात्मा बसवेश्वर और एक थे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने बड़ी क्रांति उस समय की थी। महात्मा बसवेश्वर जो ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उन्होंने, फिर भी 12th सेंचुरी में उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया और अनुभव मंडप के माध्यम से समाज के हर वर्ग को इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए प्रेरित किया, और अनुभव मंडप में ही उन्होंने समाज के हर जाति के लोग को दीक्षा देने का भी काम किया था। इसलिए ये जो हैदराबाद संस्थान है ना, वहां पे महात्मा बसवेश्वर जी को मानने वाले उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इस्लाम में इनको कन्वर्ट करने के लिए उसने खुद को बताया कि मैं कौन हूं, मैं चन्न बसवेश्वर का अवतार हूं। और इसने उस समय एक सरवरे आलम नाम की पुस्तक लिखी थी। इस सरवरे आलम नामक पुस्तक में उसने हिंदू देवी देवताओं जैसे राम है, कृष्ण है, उनके ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक लिखान कर रखा था। और उसका जो दिन में सभाएं होती थी तो वो हिंदुओं के वेश में सभाओं पर जाता था, और रात में जब उनकी मीटिंग होती थी तो मीटिंग को मुस्लिम पोशाक में जाता था। तो योजनाबद्ध तरीके से ऐसा एक काम शुरू हुआ। इस काम को रोकने में आर्य समाज की भूमिका हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण थी। आज देखिए महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कई जगह व्याख्यान हो रहे, तो लोग जैसे प्राय स्टेट कांग्रेस, स्वामी रामानंद तीर्थ, इन बातों की ही चर्चा करते हैं। वो हिंदू महासभा और आर्य समाज के योगदान को नहीं मानते। किस लिए नहीं मानते? कि भाई ये तो धर्म को मानने वाले लोग थे। जैसे आज हम समाचार पत्रों में सुनते हैं कि कोई कहता है सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, कोई मंत्री है, कोई पदाधिकारी है, अलग अलग चल रहा है। देखिए, सनातन को समाप्त करने वाले ऐसे निजाम के वंशज तो चले गए, सनातन था, रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये परंपरा, ये लोगों का जो तुष्टीकरण 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब इस देश में तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो हैदराबाद जैसे 1948 में स्वतंत्र हुआ, तो 48 से लेकर आज 2023 तक 75 वर्षों में जितना भी इतिहास लिखा गया हैदराबाद स्वाधीनता के आंदोलन पर, वो केवल कांग्रेस के ऊपर लिखा गया, और जानबूझकर हिंदू महासभा और आर्य समाज के योगदान को अंधेरे में रखा गया। इसलिए रखा गया कि भाई इनके कारण उनको क्या कहते हैं, इलेक्शन में वगैरह कोई तो समस्या आती थी, तो इसलिए उन्होंने इतिहास का ऐसे पद्धति से निर्धारण किया। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया 2003 में, हमारे आर्य समाज के प्रख्यात इतिहासकार राजेंद्र जिज्ञासु जी हमारे उदगीर शहर में आए थे। उस समय मैं ग्रेजुएशन में था, और भाई श्यामलाल जी के ऊपर जिज्ञासु जी का एक बहुत ही प्रेरक भाषण हुआ। भाई श्यामलाल जी हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के अमर हुतात्माओं से एक थे, जिनके प्रोत्साहन के कारण हमारा शहर भी उनसे हम प्रेरणा पाते हैं। तो उनका इतना अच्छा व्याख्यान हुआ, उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि भाई आर्य समाज के इतिहासकारों में जैसे पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति हैं, राजेंद्र जी जिज्ञासु जी हैं, भवानीलाल भारतीय जी हैं, तो ऐसे विद्वानों की तरह आर्य समाज के इतिहास पर क्यों न शोध कार्य किया जाए। तो उसी क्षण मन में संकल्प अंकुरित हुआ, और फिर मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। और जिज्ञासु जी के साथ 2008-9 में हम हर एक घटना जिनके बारे में हम बात करेंगे, उन सभी स्थानों पर जाके आए, और वहां के परिवार तो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि भाई आज तक 50-60 सालों में हमसे मिलने भी कोई नहीं आया। तो ऐसे
ऐसे जगहों को जिज्ञासु जी ने ढूंढा। हम बस उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें प्रेरणा मिली। तो फिर मैंने इस बताया कि सिद्दीकी दीनदार की जो मूवमेंट चली, उस पर आर्य समाज ने खंजीरे जालिम नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसका भंडाफोड़ किया। उसका षड्यंत्र उजागर करने में आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। निजाम राज्य में हिंदुओं के ऊपर जो प्रतिबंध थे, उनमें सबसे पहला प्रतिबंध की हम बात करेंगे, उपदेशकों और साहित्य पे प्रतिबंध। देखिए, उपदेशक जो होते हैं ना, वो समाज के विचारधारा का निर्माण करते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं। तो हैदराबाद शासन में उपदेशकों का आना और धर्म के ऊपर प्रवचन देना को उन्होंने बंद कर दिया। उस समय जो मुल्ला मौलवी थे, वो तो हम कुरान की तुलना वेदों से कर सकते थे, रामायण महाभारत से कर सकते थे, उन्हें इंडिपेंडेंस था और वो हर प्रकार से इस प्रोपेगेंडा को लगाने में व्यस्त थे। इसलिए उनके समाचार पत्र थे खास, जिनका उल्लेख करूंगा, मेरे पास उनके न्यूज़पेपर कटिंग्स भी हैं, सभी सोर्स हमारे पास मौजूद हैं। उनमें रहबरे दक्कन है, सुबह दक्कन है, अल आजम है और वक्त है। इन निजाम के खास कृपा पात्र न्यूज समाचार पत्रिकाएं थी और निजाम की एक न्यूज एजेंसी थी, जैसे आज एक न्यूज एजेंसी काम करती है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उस समय दक्कन न्यूज सर्विस और एशियाटिक न्यूज सर्विस ये निजाम के लिए काम करती थी और इनका एक नियोजनबद्ध प्रोपेगेंडा ऐसे होता था कि किसी भी प्रकार से जो 85% लोग हैं वो सशक्त ना होने पाए, उनको उनके सामाजिक, धार्मिक और नागरिक सभी प्रकार के अधिकारों से उनको वंचित रखा जाए, शिक्षा से, सभी दृष्टि से। इसलिए उन्होंने उपदेशकों के ऊपर बंदी लगाई। उसमें चंद्र भानु जी को निर्वासित किया गया, रामचंद्र जी देहलवी जी पर अभियोग चलाया गया। किस लिए अभियोग चलाया गया? तो उन्होंने वैदिक धर्म की महिमा नामक विषय पर व्याख्यान दिया था। तो आप ऐसा व्याख्यान नहीं दे सकते हैं और इसलिए उनको राज्य से निर्वासित कर दिया गया। दूसरी, इसमें एक और प्रतिबंध निजाम ने लगाया था, वो हमारे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो था, आप कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते निजाम राज्य में। देखिए, उस्मान अली के आने के पूर्व कई प्राइवेट स्कूल थे जिनकी संख्या 5000 से लगभग अधिक थी, लेकिन उसने सभी स्कूलों को बंद कर दिया और उसने उस आदेश में ये मेंशन किया कि भाई इसके बाद अगर कोई स्कूल खोलना है तो आपको महकमा से परमिशन लेनी होगी, और वो परमिशन प्राय मिलती ही नहीं थी। और अगर आपने ऐसे स्कूल शुरू कर दिया तो आपको तुरंत उसमें नोटिस भेज दिया जाता था और वो नोटिस में लिखा जाता था, जैसे मैं आपको एक नोटिस यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ उनका, कि वो नोटिस किस प्रकार का रहता था स्कूलों के संदर्भ में। भाई बंसीलाल जी और भाई श्यामलाल जी हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के दो क्रांतिकारी महापुरुष थे, तो उनको भाई बंसीलाल जी को नोटिस आया। पंडित बंसीलाल जी वकील हलीखेड़ को 11-26 तारीख 29 अमरात 1342 फसली, इस्लामीकरण के लिए उसने काल गणना भी फसली में कर रखी थी। वो अंग्रेजों की तरह जो डेट स्ट्रक्चर है वो यूज नहीं करता था, वो फसली में लिखता था। नाजिर सदर कोतवाली ने सूचित किया है, तुम गुलबर्गा प्रांत के स्कूलों के इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते। यदि तुम आदेश का उल्लंघन करोगे तो 164 धारा के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर अनुमति प्राप्त करो अथवा स्कूल बंद करो। देखिए, और ये प्रतिबंध इतने जबरदस्त थे कि आपको पढ़ना है तो उर्दू में पढ़ना है, आपका साहित्य भी प्रतिबंधित रहेगा, आपके उपदेशकों को भी आने नहीं दिया जाएगा और आपको स्कूल भी नहीं खोलने। और दूसरा प्रतिबंध था उसमें, अखाड़ों और व्यायामशालाओं पर प्रतिबंध उसने लगा दिया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से सशक्त बनने के लिए उसको एक कतई मंजूर नहीं था कि हिंदुओं की व्यायामशाला शुरू की जाए। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में हिंदू महासभा और आर्य समाज ने विशेषकर अखाड़ों का, स्कूलों का, विद्यालयों का बड़ी मात्रा में इनको खड़ा किया था और इसी जागृति से निजाम को डर लगता था आर्य समाज का, तो उसी कारण उसने प्रतिबंध लगाया था। इसमें एक ईशा शरीफ अर्थात मुहर्रम का महीना अगर कभी आ जाए
तो उस जी। मुहर्रम के महीने में आप शादी नहीं कर सकते थे। अगर मुहर्रम चल रहा है और किसी हिंदू को शादी करनी है, विवाह करना है, तो वो विवाह नहीं हो पाता था, उसकी अनुमति नहीं मिल पाती थी। और इस समय अगर मुहर्रम और दशहरा मानो दोनों एक साथ आ जाए, तो आप दशहरे को बाजे-गाजे के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मना नहीं सकते थे। देखिए इन प्रतिबंधों को लोग जानबूझकर इस पे बात नहीं करते क्योंकि ये धार्मिक है। यहाँ पे राजा मुस्लिम था जो 11% लोगों का प्रतिनिधित्व करता था और 85% जो लोग थे, इस जी। राजा के द्वारा प्रताड़ित थे, इस शासक के द्वारा प्रताड़ित थे। लेकिन इसमें धार्मिक एंगल होने की वजह से ये सभी जो कम्युनिस्ट समाजवादी लोग हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं, इन्होंने जानबूझकर इसी के ऊपर में ज़्यादा इसके निज़ाम के आदेशों को पढ़ा नहीं और लोगों के सामने भी लाया नहीं। आर्य समाज को हवन कुंड बनाने के लिए, प्रवचन देने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। अब देखिए आप हम जैसे यज्ञ करते हैं आर्य समाजी लोग, तो यज्ञ जी। यज्ञ कुंड में ही होता है। तो आप मंदिर नहीं बना सकते, आप उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, आप यज्ञशाला नहीं बना सकते, आप वहाँ पे हवन नहीं कर सकते, आप कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते, आप कोई भाषण नहीं दे सकते, आपके धर्म के उपदेशक जो उत्तर भारत से आते थे, हमारे सभी आर्य समाज एक जन आंदोलन है। हमने कभी ना कोई प्रदेश, ना कोई भाषा, ना कोई जाति, सभी सभी लोगों को साथ लेके चला हुआ ये आंदोलन है। तो प्राय हमारे उपदेशक आते थे, तो उन उपदेशकों को भी व्याख्यानों पर, उनकी सभाओं पर प्रतिबंध था। आप दशहरे का जुलूस नहीं निकाल सकते थे। आपको जुलूस निकालना है, तो आपको 10 दिन पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उस समय आर्य समाज के प्रारंभिक दिनों में न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर वकील, जो निजाम राज्य में हाई कोर्ट के जज बने, वो आर्य समाज जी। का बहुत बड़ा आधार थे। निजाम राज्य में एक व्यक्ति, मराठी व्यक्ति, वो भी हिंदू सरन्यायाधीश बने हाई कोर्ट के। उनका व्यक्तिमत्व इतना बड़ा था कि शुरू में हिंदुओं के लिए हैदराबाद स्वाधीनता के प्रथम चरण की बात करें हम, 1911 से 1930, ये जो प्रथम चरण है ना, इसमें जी। बहुत बड़ा आधार, हाँ, प्रथम चरण में बहुत बड़ा आधार न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर वकील थे। अब देखिए न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि हैदराबाद में ऐसी कोई संस्था नहीं थी, जैसे वो हिंदू महासभा हो, हिंदू महासभा भी वो उनके मित्र थे, विवेक वर्धिनी नामक संस्था से जुड़े हुए थे, निजाम विजय को निकालने वाले संपादक को उन्होंने मदद की थी, अनेक पत्र पत्रिका निकालने वाले केशवराव कोरटकर, अनेक संस्थान को चलाने वाले केशवराव कोरटकर, ये केशवराव कोरटकर हैदराबाद आर्य समाज के प्रधान थे। और कोरटकर परिवार में वो 1899 में आर्य समाज के उप प्रधान बने सुल्तान बाजार के। तो 1899 से उनके पुत्र दक्षिण केसरी बैरिस्टर विनायकराव उद्दालकर के गुजर जाने तक 1962 तक हैदराबाद राज्य में आर्य समाज का जो प्रधान नेतृत्व रहा वो कोरटकर परिवार में ही रहा। तो ये इनका इतना बड़ा सहायता, हाईकोर्ट के जज थे, तो इन्हें अलग-अलग कमीशन पर ये नियुक्त हुए। इन्होंने आर्य समाज को खड़ा करने में और निजाम के इन प्रतिबंधों के कारण जिन आर्य समाजी व्यक्तियों पर, उपदेशकों पर निजाम ने केसेस दाखिल किए, तो उनके केसेस लड़ने में केशवराव जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा, इस समय के दौर में हम उल्लेख करेंगे, निजाम को तबलीग का एक धुन सवार था। तबलीग क्या होता है? तबलीग यानी धर्मांतरण। देखिए आज जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं, जैसे मैं भी सुनता हूँ, तो ऑनलाइन जी। गेम के माध्यम से 200 बच्चों का मतांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश में किसी स्कूल में अध्यापक ने बच्चों को इस्लाम में दीक्षित कर दिया। देखिए ये आज भी चल रहा है, तबलीग का काम। इसको जो स्वप्न है ना, गजवाए हिंद के दृष्टि से देखा जाता है इसको। तो निजाम जो था ना, ये मीर उस्मान अली खान, एक खुद को सानी औरंगजेब समझता था, यानी औरंगजेब की तरह। तो उसने अपने बच्चों का नाम भी औरंगजेब के बच्चों की तरह रखा था। देखिए आप कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति औरंगजेब के बच्चों की तरह अपना नाम रखता है, तो उसकी ध्येय धारणा क्या होगी? और उसने तुर्की के खलीफा की बेटी से अपने बेटे का विवाह कर लिया था। और उस समय के रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। वो कहते हैं कि उसको खलीफा बनने तक के सपने आने लगे थे, यानी इस्लामी राज्य खलीफा जो होता था, इस्लामी राज्य का एक प्रतिनिधि होता था। देखिए भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती है कि खिलाफत आंदोलन को हमने उस समय के
महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, क्योंकि बेवजह खिलाफत के कारण मुस्लिमों में ये धारणा तय की गई कि हम शासक हैं और हम शासक बन सकते हैं। और जिस खलीफा के लिए ये संघर्ष हुआ, उस देश में उस खलीफा के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन बेवजह हमारे भारत में इसको खड़ा किया गया। तो उसका परिणाम हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में भी हमें देखने को मिलता है। तो निजाम ने जानबूझकर यहाँ पर इस विचारधारा का प्रचार किया कि मुसलमान लोग क्या है, वो तो शासक है, उन्होंने कई सौ वर्षों तक हिंदुओं पे राज्य किया है और राज्य करना उनका अधिकार है। तो इसीलिए उसने तबलीग को बहुत ही तरीके से, सुनियोजित तरीके से इसको प्रचारित किया। जैसे स्कूलों में और जेलों में उसने धर्म परिवर्तन की मुहिम छेड़ दी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो मैं आपको एक हुपला की घटना सुनाता हूँ। हुपला जो उदगीर में पास कर्नाटक में एक गांव है, वहां पे हम जिज्ञासु जी के साथ गए थे। तो वहां पे एक भीमराव पाटिल लिखती थी, वहां गांव में एक स्कूल चलता था। तो उस स्कूल में क्या किया गया, दलितों के बच्चे ज्यादा पढ़ते थे वहां पे, और उन बच्चों को भोजन में गोमांस देके खिलाया गया। गोमांस खिलाने का मूल उद्देश्य यह था कि उनको कन्वर्ट किया जाए। जैसे हम चाहे पौराणिक हिंदू हो या आर्य समाजी हो, कोई हो, हम गौ को माता मानते हैं, तो वो भली भांति इसका विरोध उन्होंने भीमराव पाटिल ने हुपला में किया था। तो ऐसे स्कूलों से जानबूझकर तबलीग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। जेलों में मानो निजाम का कोई बर्थडे आ गया तो कैदियों से जबरदस्ती उनको धर्मांतरित किया जाता था। गांव-गांव में स्त्रियों को उठा लिया जाता था। मेरे पास एक आदेश भी है, उस आदेश में कहा गया है कि तुम अगर अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हो तो हमारे यहाँ खुशी से आओ। इसके पहले भी हमने तुम्हें इस्लाम ग्रहण करने की दावत दी थी, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हारी पत्नी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अतः तुम्हें सूचित किया जाता है कि तुम अगर राजी खुशी से आकर इस्लाम ग्रहण करते हो तो हमारे इसमें तुम्हारा स्वागत है, नहीं तो फिर तुम्हारी पत्नी का ब्याह अन्य किसी के साथ कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो आप जो बता रहे हैं हर्ष जी, इसकी मेरे हिसाब से जो आपने कुछ और फोटोग्राफ्स भी निकाल के रखे हैं, बिकॉज हम लोग वो देखना चाहेंगे उन लोगों को और उन तस्वीरों को जो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और एकेडमिक बनाती हैं। सो आप थोड़ा सा उसे और भी शेयर करें तो हमारे दर्शकों के लिए इस क्योंकि कार्यक्रम बड़ा विशेष बन गया है, क्योंकि इसमें बहुत एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स आपने शामिल किए हैं। तो अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें आर्य समाज का किस तरीके से योगदान रहा है, तो जब हम बंशीलाल जी की बात करते हैं, वाघमारे जी की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नामों के बारे में भी नामों की कोई कमी नहीं है। देखिए, लेकिन हम इस अंदर नाम सुने ही नहीं है। तो अभी एक चित्र चलाइए, मैं आपको दिखाता हूँ जी प्लीज। ये देखिए, एक प्रोपोगंडा था। ये प्रोपोगंडा है कि सारा भारतवर्ष शीघ्र ही मुसलमान होने को जा रहा है। ये सिद्दीकी दीनदार ने एक प्रोपोगंडा तैयार किया था, मैंने बोला ना, ये तबलीग के लिए। और इसमें ये दर्शाया गया है कि देखिए इस्लाम कैसे चहुं ओर से भारत में बढ़ रहा है और अब सारा भारतवर्ष जल्द ही मुसलमान हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको, जो गजवाई हिंद जो चल रहा है ना, तबलीग जो चल रही है, वो आज भी चल रही है, ऐसा नहीं था। और बहुत से हम हैदराबाद अनटोल्ड स्टोरीज को इसलिए बोलते हैं कि इन विषयों पर किसी ने बात नहीं की, ना यूट्यूब पे कोई इस पर वीडियो है, ना कभी किसी ने इन प्रतिबंधों पर बात की। तो इसको समझना जरूरी है। अगर आपको हैदराबाद का विलय क्यों, अगर ऐसा प्रश्न आपके मन में आता है ना, तो आपको इन बातों को समझना होगा। इसके जी इसको थोड़ा सा जूम करिए, इस पहले वाले फोटो को। तो इसमें जो अंदर जो जीवों की फोटोग्राफ बनाई हुई है उसमें उनका चेहरा क्या दिया गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या डिपेक्ट क्या कर रहे हैं। एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है छत्रपति शिवाजी इस्लामी शासकों से मुखड़े बनाए हुए हैं इनके। और ये दिखा रहे हैं कि इधर से इस्लाम फैल रहा है, उधर से इस्लाम फैल रहा है और शीघ्र सारा भारतवर्ष अब इस्लाम की गिरफ्त में हो गया। ये जो चहुं ओर से आ रहे हैं ना, अब मैं आपको अभी इसके बारे में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट में कि पाकिस्तान योजना क्या थी।
अभी इसको थोड़ा हटा जी देता बढ़ाई, हूँ। जी बढ़ाई, हम्म। बढ़ाई। अभी ये देखिए, ये क्या है, तबलीग की रिपोर्ट है। तबलीग यानी धर्मांतरण। नीचे की लाइन दर्शक पढ़ सकते हैं। तबलीग के लिए राज्य की ओर से कई प्रलोभन दिए जाते थे और उनकी एक साप्ताहिक रिपोर्ट हर किसी तालुकेदार को, तहसीलदार को वो भेजनी होती थी। मैंने बताया ना आपको कि एक सुनियोजित तरीके से ये काम चल रहा था। मानो किसी गांव में, किसी तहसील में, किसी जिले में कितना कन्वर्जन हर हफ्ते हो रहा है, इसकी रिपोर्ट वहां के अधिकारी इस फॉर्मेट में देते थे। और देखिए, पूरी यंत्रणा की यंत्रणा इस काम में लगी हुई थी कि भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा इस तबलीग को बढ़ाया जाए। और एक मैं चित्र दिखाऊंगा, जी प्लीज। हाँ ये देखिए, पाकिस्तान योजना। ठीक है, पहले तो हम तबलीग पे बात कर लेते हैं। देखिए, अभी ये तबलीग का जो मैं बता रहा था ना आपको, इसमें आर्य समाज ने तबलीग के लिए शुद्धि का उत्तर दिया। अभी कैमरे पर ले आइए, तो इस तरह की चर्चा हम करेंगे एक मिनट बाद। तो हाँ, इस तबलीग के संदर्भ में उस समय और आज के समय में भी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है लोगों को, जैसे दर्शक हो, पाठक हो, विद्यार्थी हो, वो महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़े। सत्यार्थ प्रकाश इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आज देखिए, बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में कहा है, देशाटनम पंडित मित्रताच वारांगणा राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्रानि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच। 5 बातें हैं जो मनुष्य को प्रज्ञावान बनाती है, चतुर बनाती है कि नहीं? तो उसमें अंतिम बात जो बाणभट्ट कहता है ना, अनेक शास्त्रानि विलोकितानि, नाना विद्याओं को पढ़ने से। तो देखिए, आज के समय में हर कोई व्यक्ति इस्लाम पे अलग से अध्ययन नहीं कर सकता, वो बाइबल पे अलग से अध्ययन नहीं कर सकता, वो जैनों पे अलग से अध्ययन नहीं कर सकता, वो बौद्धों पे नहीं कर सकता। ये महर्षि दयानंद के बहुत बड़े उपकार हैं कि उन्होंने इन प्रामाणिक ग्रंथों का स्वयं से अध्ययन किया और इनकी समीक्षा, एक क्रिटिकल एनालिसिस हमारे सामने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से रखी गई है। और स्वाधीनता के पहले भी और स्वाधीनता के बाद भी कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किए थे कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पे बंदी डाली जाए, इसको बैन किया जाए, लेकिन यह अमर क्रांतिकारी ग्रंथ आज सभी के लिए खुला हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है आर्य समाज के प्रयत्नों की। तो इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो जो लोग, जिन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है ना, उस समय भी, जैसे उनका निजाम का एक समाचार पत्र था रहबरे दक्कन, वो अपने अंक में लिखता है, दलितों का कल्याण इस्लाम ग्रहण करने में है। उनका मेन टारगेट थे बहुजन समाज, जो दलित वर्ग था, उस समय वो कम पढ़ा लिखा हुआ था, तो वो आसानी से इस तबलीग के जाल में फंस जाता था। दलितों के बच्चे, दलित लोग, इनको आसानी से वो तबलीग में लेते थे। तो इसलिए आर्य समाज के प्रचारकों ने, उपदेशकों ने, आर्य समाजी लोगों ने उस समय शुद्धि का काम जो किया, उसमें सत्यार्थ प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान है। और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सभी समाज को एक रूप करने में महकमा अमूरी मजहबी का एक आदेश मेरे पास उपलब्ध है। वो उस आदेश में महकमा लिखता है, आर्य समाज जो हिंदुओं की जाति को मिलाकर उनको एक करने की जो कोशिश कर रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। देखिए, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा दुर्दैव है कि हम आपस में बटे हुए हैं, और इतने बटे हुए थे कि जिसके कारण आक्रांताओं ने हमारे ऊपर कुछ समय के लिए राज्य किया। हैदराबाद में भी वही परिस्थिति थी। लेकिन आर्य समाज के आंदोलन को इस भांति देखना चाहिए कि इन्होंने जाति पाति अस्पृश्यता को हटाकर बहुजन समाज को साथ लेकर शुद्धि के माध्यम से धर्म में रखने में कामयाबी हासिल की। यह हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन का मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा योगदान है कि 85% प्रजा को उनके स्वधर्म में रखने के लिए जो भरसक प्रयास किए गए, उनमें हिंदू महासभा और आर्य समाज का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें हिंदू महासभा की ओर से धर्मवीर वामनराव नाईक, वीर यशवंतराव जोशी आदि नाम लिए जा सकते हैं, न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर वकील, पंडित नरेंद्र जी,
पंडित दीनदयाल तो हैदराबाद के ऐसे लोह पुरुष थे, उन्होंने नवाब बहादुर यार जंग के दलितों को इस्लाम करने की योजना का उन्होंने उसको उजागर किया था। तो इस तबलीग को इतना महत्व दिया गया था राज्य में और धर्मांतरण की इतनी कोशिश हो रही थी। उस समय आर्य समाजियों के माध्यम से, सत्याग्रह प्रकाश के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम इस आंदोलन में किया गया। इसलिए निजाम ने सत्याग्रह प्रकाश में एक बैन लगाया था कि सत्याग्रह प्रकाश कहीं भी मिल जाती तो उसको जब्त की जाती थी। एक बाद में सत्याग्रह के समय में एक वेंकट नाम के बच्चे ने प्रतिबंधित पुस्तक मेरी है बोल के निजाम की शिक्षा सहन कर ली थी। उस समय कवि लिखता है, कैसी लगी वह दौड़ थी, छोटे बड़ों में होड़ थी। लेकिन समाज का हर अंग अब अपने प्रतिबंधों के ऊपर खड़ा होने के लिए जिसने प्रेरित किया वो आर्य समाज था उन दिनों में। हिंदू महासभा ने भी निस्संदेह इसमें काम किया, क्योंकि हिंदू महासभा ने तो टांगे चलाने वाले हिंदू तैयार किए, चूड़ी डालने वाले लोग मुसलमान के थे, तो हिंदुओं को चूड़ी डालने का व्यवसाय शुरू किया गया हिंदू महिलाओं के हाथों में पहनने के लिए। तो देखिए, समाज ने प्रारंभिक दौर में जिस दौर से समाज गुजरा है ना, उसकी कल्पना तो हम समाज के आज मानो 2023 में हम बहुत आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं और 1911, 12, 20 के दौर में अगर हम खुद को उस दौर में हम लेकर उस अनुभूति को कर सकते हैं, जैसे मैंने इतिहास पढ़ा है ना, तो हमें उस दौर में लेके जाना होगा, हमें उस स्कूल में खुद को बिठाना होगा और सोचना होगा कि हमें उर्दू में पढ़ना है और हमें गोमांस खिलाया जा रहा है। हम अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? तो इसकी अंतिम परिणति तो बाद में बलिदानों के रूप में हुई, जिनकी हम बात भी करेंगे। तो इसके बाद तबलीग के बाद जो बात आती है ना, तो उसकी वह थी कि एक पाकिस्तान योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसका मैप अभी आपके सामने है। जी। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लतीफ नामक एक अध्यापक थे वहां पर, उन्होंने इस पाकिस्तान योजना को स्पष्ट किया है। देखिए, अब पाठक भी इसमें पढ़ सकते हैं, जितना ब्लैक में थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, वो मुस्लिम देश होगा और शेष में हिंदू रह सकते हैं। आप देखिए कि इस्लाम कहाँ-कहाँ इस्लामिक स्टेट की योजना जो जितना ब्लैक में दिखाया गया है, वो उसे इस्लाम के रूप में, इस्लाम कंट्री के रूप में मान दिया गया था। ये पाकिस्तान योजना का इतना प्रचार हुआ है हैदराबाद में, इसके कारण मैंने जो शुरू में आपको बताया ना कि मुसलमानों में एक भाव भर दिया गया कि आप शासक हो और जो हिंदू लोग हैं वो क्या है, गुलाम है। निजाम ने एक कविता प्रस्तुत की थी, मैं उसको आपको सुनाता हूँ। बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, जल जला आ ही गया सिलसिले जुन्नार पे भी। बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, इसका अर्थ होता है मुसलमानों की मस्जिदों से जो अल्लाह अकबर की घोषणाएं आती थी वो सुन के, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, जल जला आ ही गया सिलसिले जुन्नार पे भी। ऋषि दयानंद का एक बहुत बड़ा योगदान है कि हम आर्य समाजी लोग हमारे गले में एक यज्ञोपवीत पहनते हैं और वो यज्ञोपवीत होता है 3 धागे का होता है। तो वो 3 धागे का यज्ञोपवीत समाज का किसी भी जाति का व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। ऋषि दयानंद के आर्य समाज के कंट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो सबको वेदाध्ययन का अधिकार, स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार, स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत का अधिकार और हर जाति का व्यक्ति यज्ञोपवीत पहनने का अधिकारी बनाने का काम तो ऋषि दयानंद ने किया है, आर्य समाज ने किया है। तो निजाम ने इसी को कटाक्ष भी कर दिया था। बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, सिलसिला आ ही गया जुन्नार पे भी, यानी मुसलमानों के जयकारे से हिंदुओं का दिल ऐसे दहल गया और उनके गले में जो यज्ञोपवीत है वो कंपकपाने लगा, ऐसे कंपकपाने लगा मानो जैसे कोई भूकंप ही आया। निजाम की यह कविता रहबरे दक्कन में आई हुई है। अब देखो, उस समय निजाम की इस प्रोपोगंडा को उत्तर देना भी जरूरी था ना जी। तो उस समय पंडित आर्य समाज की अमर विभूति पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने इस पर लिखा, 3 धागे थे फकत सूत के कच्चे लेकिन, 3 धागे थे फकत सूत के कच्चे लेकिन, बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी, बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी। तो इतना बड़ा काम
देश के विभाजन का इतना बड़ा षड्यंत्र और देश के हृदय स्थल में एक इस्लामिक राष्ट्र को लेकर चलना और इतने सुनियोजित तरीके से चलना कि उनके प्रचारक, न्यूज़पेपर्स और इस पे उन्होंने खास एक साहित्य भी तैयार किया था उनका। जैसे हम हिंदुओं का साहित्य उसमें बैन किया गया उपदेशों के साथ, तो उनके ग्रंथों के नाम मैं पढ़ता हूँ। दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह, कब्र के फरिश्ते पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा था। औरतों की लूट पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का। हिंदू धर्म का नाश ये भी गंगा प्रसाद जी का था। इस्लाम से प्रश्न, और सबसे बड़ा योगदान जो मैंने कहा कि पंडित नरेंद्र जी जब हैदराबाद में आए, पंडित नरेंद्र जी तो हैदराबाद के लौह पुरुष थे। आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मांग करेंगे कि पंडित नरेंद्र जी जैसे व्यक्तियों को मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। ये नवयुवकों के हृदय सम्राट थे। इन पे तो यूट्यूब के 8-10 लेक्चर चले जाएंगे, इतनी बड़ा व्यक्तिमत्व हैदराबाद में था। और ये जब हैदराबाद में आए तो विनायक राव जी विद्यालंकार दक्षिण केसरी उनको जब आर्य समाज ले गए तो उन्होंने आर्य समाज में एक पहला व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान का शीर्षक था कुरान में तजलिए वेद, कुरान पर वेदों का प्रभाव। आज देखिए ये इस्लाम का प्रचारक जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक, उसको चैलेंज करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो आज आर्य समाज में। आर्य समाज ने उसको शास्त्रार्थ के लिए ओपन इन्विटेशन दे रखा है, लेकिन वो ये डिबेट के लिए नहीं आता है। उसका एक चैनल है पीटीवी नाम का, उसको वो दिखाते रहता है, देखिए वेदों में ऐसा कहा है, और संस्कृत शब्दों की गलत व्याख्या करता है। मैंने बताया ना, संस्कृत शब्दों का निरुक्त और निघंटु के आधार पर सही भाषा, सही व्याख्या करने का काम ऋषि दयानंद ने किया। तो उस समय जब कुरान में तजलिए वेद अर्थात कुरान पर वेदों का क्या प्रभाव है, इतना बड़ा अच्छा व्याख्यान हुआ। तो पंडित जी ने बाद में इस पे पुस्तक भी लिखी थी, कुरान में तजलिए वेद, तो उसको भी निजाम राज्य में बैन कर दिया गया। हजतुल इस्लाम है, जवाहिरी जावेद है, फिर नल दमयंती है, दुर्गादास राठौड़ के ऊपर आप नहीं पढ़ सकते, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आप नहीं पढ़ सकते। मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्रीय लोगों में पहले प्रथम स्वाभिमान से जीने की और धर्माभिमान की भावना से जीने की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी ने दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के अनुसार राज्य स्थापित करना और हर विभाग को स्थापित करना और प्रजा में एक उदात्त ध्येय बनाकर देना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का काम था। तो शिवाजी महाराज पे आप पढ़ नहीं सकते थे। शुद्धि आंदोलन के हमारे प्रमुख स्वामी श्रद्धानंद जी, आप उनके बारे में पढ़ नहीं सकते। देखिए, मैं महात्मा गांधी जी पर और एक टिप्पणी करना चाहूंगा। आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान अगर कुछ है तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1900 में जब स्थापित किया गया, तो ये भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो आज हिंदी भाषा में शिक्षण देता था। महात्मा गांधी कहते थे, मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो देश का पहला विश्वविद्यालय लगता है। क्यों भाई, आपको हिंदी भाषा में पढ़ाने वाला गुरुकुल कांगड़ी अच्छा नहीं लगता? तो उन्होंने कभी गुरुकुल कांगड़ी का नाम नहीं लिया। तो शुद्धि के आंदोलन में 1902 के आसपास स्वामी श्रद्धानंद जी हैदराबाद भी आए थे 1902 के आसपास। तो जब बैरिस्टर विनायक राव जी केशवराव जी के घर पर आए हो, तो उन्होंने गुरुकुल के लिए धन भी इकट्ठा किया, वहां से दान भी इकट्ठा किया और साथ में केशवराव जी को कहा कि आप मुझे आपके पुत्र को भी मुझे दान दीजिए। तो इसी बात को सुनते ही उन्होंने पुत्र को भी गुरुकुल कांगड़ी के लिए दक्षिण केसरी बैरिस्टर विनायक राव विद्यालंकार कांगड़ी में पढ़ने को न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर जी ने भेज दिया। तो स्वामी श्रद्धानंद का एक शुद्धि के संदर्भ में तो है ही, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका एक पुस्तक प्रकाशित करवा रहा है, हिंदू संगठन। ये हिंदी में उपलब्ध है आर्य समाज के पास आज भी, लेकिन आज संघ भी इसको मराठी भाषा में अनुवादित कर प्रकाशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आप महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ सकते थे, उन पवाड़ों को नहीं पढ़ सकते थे। देखिए, जिन साहित्य की वजह से हिंदुओं में नवसंचार होगा, हिंदुओं को प्रेरणा मिलेगी, हिंदू अपने धर्म के प्रति सजग होंगे, उस किसी भी साहित्य पर निजाम ने यहाँ पर बैन लगा दिया। लेकिन धड़ल्ले से उनका तो
उनका तो साहित्य चल रहा था ना, जैसे मैंने सरवर आलम की मैंने बात की आपसे, तो उसी प्रकार उनका कई सौ सब खून के आंसू, कुफ्र तोड़, बुत शिकन, हसन निजामी का मुरक्की कासिम, सिद्दीकी दिलदार का सरवर आलम, दाइए इस्लाम, ये तो साहित्य जो था ना, ये तो उनका तो धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन आप ना इसमें साहित्य नहीं लिख सकते थे। ये पाकिस्तान योजना की, तबलीग योजना का और एक भाग था। निजाम ने बेवजह ही यहाँ पे नगरों के नामों को बदल दिया। अभी बहुत बहुत देर के बाद औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर हुआ, तो इस पर भी अ, उनके अभी एक महाराष्ट्र में संगठन है जिसको कासिम रिजवी ने ओवैसी को सुपुर्द किया था। ओवैसी के जो दादा थे उनको इत्तेहादुल बैनुल मुसलमीन की कमान देकर रिजवी इस देश से चला गया था। तो लोगों को दुख होता है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि भारत में आखिर विभाजनकारी शक्तियां और इन शक्तियों को इतनी छूट जो मिली, वो तुष्टीकरण के कारण में। मैंने जेएनयू में बहुत करीब से देखा। मैं नेशनल आर्काइव्स में 1.5-2 साल तक काम कर रहा था और मेरे भाई जेएनयू में पढ़ते थे, आनंद जी वाजन है उसके अधिकारी हैं। तो हमने जेएनयू में बहुत करीब से देखा कि लोग नारे लगाते थे। मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ। 2008 में भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तो बहुत देर बाद जी न्यूज ने रिकॉर्ड कर करके प्रकाश में लाया कि देखिए ऐसी परिस्थिति। हमने बहुत करीब से वहां पे महसूस किया। तो बेवजह ही नगरों का नाम बदल गया। उस्मानाबाद अभी धाराशिव हुआ, तो इसमें चिटुगुप्पा का मोइनाबाद किया गया, अखेली का जहीराबाद रखा गया, दुबल गुंडी का करीमाबाद रखा गया, बीदर का महमूदाबाद रखा गया। हमारे पास अंबाजोगाई है, उसका मोमिनाबाद कर दिया गया। धारू को फतेहाबाद कहा गया, धाराशिव को उस्मानाबाद कहा गया, इंदौर को निजामाबाद किया गया। देखिए फिर आप तुष्टीकरण करने वाले लोगों को ये नहीं दिखता का शासक की क्या विचार, क्यों नगरों के नाम बदलने जा रहे थे, क्यों हमारे साहित्यों पर बयान था, क्यों हम आप भी गणेश उत्सव आ रहा है महाराष्ट्र में, तो हम गणेश उत्सव नहीं मना सकते थे, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नहीं मना सकते थे, हम महाराणा प्रताप के ऊपर कोई व्याख्यान नहीं रख सकते थे, हम दुर्गादास राठौड़ के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते थे। देखिए ये इतने प्रतिबंध अगर क्या होगा तो उसका परिणाम हमें इसके ऊपर देखने को मिलता है कि आखिर बलिदानों के सिवा इसकी परिणति क्या हो सकती है। तो इन ग्रंथों को बैन किया गया। इस्लामिक प्रचारक और न्यूज़पेपर ये तो धड़ल्ले से प्रचार करते थे, लेकिन हमें प्रचार करने की कोई मुभा नहीं थी। आर्य समाज ने शुरू के समय में एक बेहद ही क्रांतिकारी न्यूज़पेपर उर्दू साप्ताहिक हैदराबाद में शुरू किया, जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। वह था वैदिक आदर्श। वैदिक आदर्श ये उर्दू में निकलता था, साप्ताहिक था आर्य समाज का, और इसका महत्व इतना था कि ये जैसे कि केसरी और मराठा, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा को खड़ा किया था, उस प्रकार हैदराबाद लौह पुरुष ने पंडित नरेंद्र जी ने इस वैदिक आदर्श की जिम्मेदारी संभाली थी। और इस वैदिक आदर्श में इतने अच्छे संपादकीय लिखते थे वो, जैसे इस्लाम के सबूत ताना सुख, फिर नामधारी रहबर की घातक मनोवृत्ति, मानो निजाम के रहबरे दक्कन सुबह दक्कन अल आजम वक्त में कुछ छपा हिंदुओं के विरुद्ध, तो तुरंत उत्तर देने का काम ये आर्य समाज का मुखपत्र वैदिक आदर्श करता था। देखिए अब उस समय में शासक के विरुद्ध बोलना और विशेषकर उसके लेखों का उत्तर देना, अगर यह क्रांतिकारी काम किसी ने किया तो आर्य समाज ने किया। उस समय बाकी स्वामी रामानंद तीर्थ कांग्रेस वाले तो 40 के बाद ही आए ना, तो शुरू की जो 1930-31 में जब हरिखेड़ के उत्सव में वैदिक आदर्श का निर्णय लिया गया, तो वैदिक आदर्श के मैं महत्व इस बात में बताना चाहूंगा, अस्पृश्यता उद्धार, स्त्री शिक्षा, दलित उद्धार। आजकल जो एक हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के नाम पर कुछ लोगों ने अंधश्रद्धा समिति बनाई है, लेकिन ये तो धर्मघातक संस्था है। ये हिंदू धर्म को, सनातनियों को भी कोसते हैं ये, और हिंदू धर्म में नास्तिकता का प्रचार करते हैं। तो आर्य समाज ने अंधश्रद्धा के ऊपर वैदिक आदर्श से बहुत बड़े प्रहार किए। उसमें एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि वहां पे कभी बाढ़ आ जाती, कभी प्लेग आ जाता हैदराबाद में, तो उस समय 30-31 में लोग पशु बलि दिया करते थे। तो देवी के लिए खलगों की कुर्बानी नाम से पंडित नरेंद्र जी ने कई लेख लिखे थे।
पशु बलि के विरोध में। तो जनता में, लोगों में पशु बलि के विरुद्ध जागृति करना, जातीयता के विरुद्ध जागृति करना, और ये सब काम वैदिक आदर्श ने इतना अच्छे तरीके से किया कि 2 अढ़ाई वर्ष के भीतर ही निजाम ने वैदिक आदर्श पर बैन कर दिया गया वैदिक आदर्श को। तो ये एक बहुत बड़ा काम हैदराबाद स्वाधीनता के संदर्भ में वैदिक आदर्श के माध्यम से किया गया। तो मैं आपको और एक बताना चाहूंगा इसमें कि जो इनमें हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में जो और एक पाबंदियां थी, उनमें था उसका इस्लाम के प्रचार पर धन का खर्चा करना निजाम। देखिए, जहां पर 85% लोग, जैसे आज हम इनकम टैक्स भरते हैं, आप भरते, कोई भरते, मानो तो उससे राज्य चलता है ना, तो 85% लोगों से धन आता था निजाम, यानी ज्यादा पैसा देने वाले कौन थे? हिंदू थे। और इसका पूरा पूरा पैसा इस्लाम के लिए खर्च होता था। तो इसने कई से न्यूज़पेपर, मक्का में, मदीना में मस्जिद की मरम्मत के लिए भी इसने पैसा दिया था निजाम ने। देखिए, देश के बाहर, देश के अंदर इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स को वो बहुत बड़ी मदद करता था, यानी प्रजा का पैसा यहाँ से लेकर इस्लाम को मजबूत करना। एक निजाम मीर उस्मान अली के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हैदराबाद में जब उस पर इस्लामिक की इतनी धुन सवार थी, तो शेविंग करने वाले और बाल काटने वाले नाई हिंदू थे उस समय। तो इसको ये सूझा कि भाई मुस्लिम नाई होने चाहिए, तो इसलिए इसने लखनऊ से खास मुस्लिम नाई बुलाए थे। अब देखिए, इस मनोवृत्ति से किस प्रकार हैदराबाद में वहां पे काम हो रहा था और किस प्रकार से तबलीग का यहाँ पे प्रचार हो रहा था। तो उस समय में आर्य समाज का योगदान एक बेहद महत्वपूर्ण था। तो इसमें जी, आप प्रश्न आप ले लीजिए। हमने जिन भागों के ऊपर चर्चा की है, तो उसके हिसाब से अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप ले लीजिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है सारी की सारी, और प्रश्नों की बात, प्रश्न लगातार आ भी रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि अब जैसे हमारे एक राम बहादुर जी दर्शक है, वो कह रहे हैं कि हमारे मौजूदा निजाम 4 और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, जबकि 2 यूनिवर्सिटीज का आतंक संभलता नहीं। तो आज की भी परिस्थितियां जो हैं वो उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि जो ये बात कही जा रही है। ये कमेंट है तो सुभाष दुआ जी जो है, आपका आभार। आपने कहा है कि हैदराबाद सत्याग्रह में आर्य समाज की भूमिका पर प्रमाणिक चर्चा हो, तो आपका आभार सुभाष जी। और सुभाष जी लिख रहे हैं कि हम इस वीडियो को वायरल करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। एंड शांतनु कुलकर्णी लिख रहे हैं कि व्हाई डिड नेहरू अलाउ हिम टू फ्ली टू पाकिस्तान। द पॉइंट इज लाइक नेहरू के ऊपर और गांधी के ऊपर तो मुझे लगता है कि बात करना ही समय की बर्बादी जैसा हो जाता है कि इनके ऊपर हम बात भी करनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी के संदर्भ में एक बात यहाँ पे कहूंगा, अर्थात हम उस टॉपिक पे आएंगे। तो महात्मा गांधी जब हैदराबाद में प्रथम सत्याग्रह शुरू किया हिंदू महासभा ने 21 अक्टूबर को, फिर स्टेट कांग्रेस ने शुरू किया 24 अक्टूबर को 1938 में, और उसके बाद आर्य समाज ने 29 अक्टूबर को सत्याग्रह स्टार्ट किया आर्य रक्षा समिति के माध्यम से। तो महात्मा गांधी का इस सत्याग्रह के ऊपर कहना था कि आर्य समाज का सत्याग्रह यानी बेवक्त की शहनाई है। अब जिस घर में शादी नहीं है वहां शहनाई बज रही है। अब देखिए, ये तुष्टीकरण का इतना बड़ा उदाहरण है। उस समय हमारे सार्वदेशिक सभा के प्रधान थे घनश्याम सिंह मुक्ति जी, उन्होंने गांधी से मिलकर बताया। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने तो जो न्यूज़पेपर कटिंग्स थे वो सभी का रिपोर्ट बना के तैयारी की थी सार्वदेशिक सभा के पास, वो अभी भी मौजूद है। तो ऐसे कातरन विवरण महात्मा गांधी को दिखाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। इस पर कुंवर सुखलाल जी ने मुंबई के चौपाटी में एक सभा हुई थी, उसमें कहा था, ना दे शौक से साथ हमारा तू गांधी, ना दे शौक से साथ हमारा तू गांधी, मगर यह तो कह दे कि बुरा हो रहा है। आप हमारा साथ मत दो, मगर इतना तो कहो कि भाई बुरा हो रहा है। एक आश्चर्य की बात है, गांधी ने कभी भी हिंदुओं पर जो इस संस्थान में प्रतिबंध लगाए गए, हिंदुओं का जो बलिदान हुआ, माताओं बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया,
उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं लिखा गया। इतिहास की वास्तविकता है, इसको नकारा एग्जैक्टली नहीं जा आपने बिल्कुल सही बात कही है और इस पर हम लोग कई चर्चा कर चुके हैं गांधी के बारे में। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इसके बारे में चर्चा हम कितनी करें, बिकॉज गांधी वाज द मैन जो अहिंसा की बात करते हैं। हमने प्रकाश श्रीवास्तव जी के साथ में भी चर्चा की थी, जिन्होंने बताया कि वो नोआखाली तो गए नहीं थे, वो कोलकाता गए थे और कोलकाता में अपनी सुरक्षा के लिए गोपाल पाठक को स्टैनगन्स के साथ में तैनात किया गया था। प्रकाश श्रीवास्तव जी ने ये बताया। हमारी अभी कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में चर्चा हुई थी। शांतनु कुलकर्णी जी भी लिख रहे हैं कि व्हाई वाज अ ट्रेन अलाउड फ्रॉम हैदराबाद टू पाकिस्तान अलोंग विद ऑल हिज ट्रेजरी। तो भाई अगर शांतनु जी, इस बात जवाब तो बहुत सिंपल है। अगर कांग्रेस या गांधी नेहरू नहीं होते, पाकिस्तान का अस्तित्व वहीं से था। जब से 2014 के बाद में पीएमओ ब्लॉक हुआ, पीएमओ से सूचनाएं आनी जानी बंद हुई, पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान का अस्तित्व एक तरीके से नहीं के बराबर है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी। हाँ, देखिए उस समय मैं ये कहता हूँ कि जब पुलिस एक्शन हुआ और निजाम अंत में शरण आया था, तो वीपी मेनन जो थे, वो अपने सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे। तो निजाम एयरपोर्ट पर उनको सुनाने लगा था कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। तो वीपी मेनन ने ये निजाम की कविताएं उनको पढ़ के सुनाई थी कि भाई ये क्या है, फिर अगर आप ऐसे नहीं हो तो फिर आपने ये कविताएं कैसे लिखी। जैसे मैंने कहा कि बंद नाखूस हुआ तुमके नदाए तकदीर, सिलसिला ही गया जिन्ना रखेगी, तू किशन प्रसाद है मैं खुदा प्रसाद हूँ, दीन का उस्मान हूँ कुफ्र का जल्लाद। इसके सिवा उसके संदर्भ में और कहता है, ता अब्द खाल के आलम यह रियासत रखे, तुझको उस्मान बसद अजलाल सलामत रखे। अर्थात सृष्टि का रचयिता इस स्टेट को सदा सुरक्षित रखे, यह राज्य बना रहे, ए उस्मान अल्लाह तुम्हें बड़ी शान से वैभव से सदा सुरक्षित रखे। ये मुसलमान लोग स्टेट में गाते फिरते थे। और ये पुस्तक है असफे साबा मीर उस्मान अली खान, पृष्ठ 22 पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही मुसलमानों का और एक गीत उस समय में प्रसिद्ध था, सुराग आखिर को मिल ही जाएगा, सुराग आखिर को मिल ही जाएगा याराने राफता का, गनीमत है जो अब तक है निशा कारवा बाकी, सलातीन सलफ सब हो गए नजरे अजल उस्मान, सलातीन सलफ सब हो गए नजरे अजल उस्मान, मुसलमानों का तेरी सल्तनत से है निशा बाकी। अब देखिए इसका अर्थ होता है जो पुराने शासक थे वो मर गए, उनका पता ही मिल जाएगा। यह क्या थोड़ा भाग्य है कि उस कारवा का चिन्ह अर्थात उस्मान निजाम का राज्य शेष है। सब पुराने बादशाह मृत्यु का ग्रास बन गए, ए उस्मान अब तो मुसलमानों का बस तेरे इस राज्य से निशा बचा हुआ। ये गाते फिरते थे लोग। अब देखिए तो प्रजा में कैसे दहशत का माहौल होगा। मैंने इसलिए शुरू में ये कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय में खुद को रख के सोचना पड़ेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता से कहा कि भाई आपको तुष्टीकरण से बचना चाहिए। और जब तक आप तुष्टीकरण से इस हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन को 70 सालों में देखा गया, हमारे मैंने जैसे बताया कि पंडित इंद्रजीत प्रश्न और ले लेता हूँ मैं एक बार, जो कमेंट्स आए उनको और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में विद्या राजनजीत लिख रहे हैं, सर जिहादियों ने आपके चैनल को बार बार रिपोर्ट किया है, शायद इसलिए आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं जाता है। नहीं, देखिए मैं आपको एक मिनट, मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी दिखाता हूँ। कल रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। देखिए एक मिनट, मेरे पास उसके प्रूफ है। ये देखिए, अभी चला दीजिए, वैदिक संदेश का अंक है, चला दीजिए इसको। जी 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 जी, देखिए अब इसको जूम करके आप देखोगे तो वैदिक संदेश का ये जो अंक है, ये अंक है 13 फरवरी 1938 का अंक है। ये शोलापुर से, मैंने कहा ना निजाम ने जब वैदिक आदर्श को बैन किया तो उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य ने एक साप्ताहिक मुखपत्र शोलापुर से शुरू किया था और उसके संपादक थे त्रिलोक चंद्र शास्त्री पुराण भास्कर। ये हुतात्मा वेद प्रकाश के जो शव का छायाचित्र आया है ना जी, ये हैदराबाद के हमारे प्रथम बलिदानी हैं। अब गौर से देखिए, ये 1938 का न्यूज़पेपर कटिंग है। 1938 यानी आज से लगभग कितने साल पहले, देखिए आप। देखिए डॉक्यूमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं क्या। इतिहास और इतिहास अनुसंधान करता आर्य समाजी लोग तो हम उस समय भी निर्भीड़ थे, आज भी निर्भीड़ हैं। हम डरते किसी से नहीं है। आर्य समाज, ऋषि दयानंद का एक बहुत बड़ा उपकार मैं समझता हूँ कि आर्य समाज के अध्ययन ने, आर्य समाज के साहित्य ने
हमें इतना विशाल ज्ञान सागर दिया है। आज हमारे पास हर बात का जवाब है, जाकिर नाइक का जवाब है, हर समीक्षा हमारे पास उपलब्ध है, हमारा कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता ना नहीं उस नहीं, ये समय। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये आप ठीक तो बात करें। इवन इसका हाँ, रिप्लाई वो विद्या जी ने जो लिखा, मैंने यही लिखा उनको कि शुद्ध सात्विक कार्य अपने शुद्ध सात्विक कर्म अपने कार्य का आधार है, और नित्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। तो हमें अपना काम जो है वो लगातार करना होगा, और हम लगातार काम करेंगे तो काम जो है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्मण प्रजापति जी जो हमारे एक वरिष्ठ सदस्य हैं चैनल के, राम राम सा, सनातन धर्म की जय हो, आपकी भी जय हो लक्ष्मण जी। इंडियन फैक्ट्स लिख रहे हैं कि सर यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू इंडियन जी, फैक्ट्स जी। और राजेश जी लिख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्रिश्चियन कन्वर्जन इज ऑन पीक, प्लीज टेल अबाउट दिस कन्वर्जन। ये भी हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली इसके बारे में। और एक थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहे हैं इंडियन फैक्ट्स की, इनसे पूछिए निधीश सर कि कब खत्म होंगे जिहादी। देखिए, अभी एक चलाइए और एक मैं दिखाता हूँ आपको। जी 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 जी, ये लीजिए। ये लीजिए, रियासत हैदराबाद में उर्दू न्यूज़पेपर कटिंग है। देखिए आजकल तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई उर्दू में केवल इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उस समय आर्य समाज ने अपनी पत्र पत्रिकाएं इतनी उर्दू भाषा में निकाली थी, उसके सभी अंक हमारे पास मौजूद हैं। और ये आर्य समाज का पुरुषार्थ है, और आर्य समाज का ये हमारा सामर्थ्य है कि उनको अनुवादित करके हमने इसमें चला रखे। चलो अब हम बात करते हैं हुपला की घटना की। अब ये तो न्यूज़पेपर कटिंग उन लोगों के लिए मैंने रखा है। ऐसे मेरे पास आज करीब 500 से ज्यादा न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि सभी नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है तो उसका हमारे पास पूरा रीजन भी उपलब्ध है। चलिए आप बात करते हैं हुपला की घटना की। हुपला की घटना के बीच में मैंने चर्चा की थी। ये घटना हुई थी 28 जून 1937 को। हुपला एक ग्राम है, उदगीर शहर के पास में, कर्नाटक में ग्राम है ये। उस ग्राम में क्या हुआ था कि एक स्त्री का अपहरण कर उसे इस्लाम में दीक्षित किया गया। उस 1937 साल 28 जून की घटना बाद में हुई। तो उस स्त्री को पुनः शुद्ध करके भीमराव पाटिल ने हिंदू धर्म में लिया। दूसरी घटना हुपला में हुई कि वहां बच्चों को गोमांस देकर स्कूल में तबलीग का प्रयोग किया गया बच्चों के साथ, तो उसको भीमराव पाटिल जी ने विरोध किया। तो उस समय ऐसा माहौल तैयार किया गया कि भाई देखो, अगर आपके बच्चे गोमांस मना कर रहे हैं, आप धर्मांतरण से मना कर रहे हैं, तो क्या आप अपराधी हो गए क्या? बताइए ना, आप सोच के बताइए। उस राज्य में प्रजा को अपना धर्म पालन करने की कोई अनुमति नहीं थी ना। तो 200 लोगों ने भीमराव पाटिल जी के घर के ऊपर बंदूकों के साथ उस समय फायरिंग की। उस फायरिंग में भीमराव पटेल जी, उनकी आंटी थी हीराबाई जी, इनका मृत्यु हो गया। उनके मित्र आए हुए थे वहां पर, माणिकराव जी, जो भीमराव पटेल जी के कार्य में साथ रहते थे। तो उस माणिकराव जी के हाथ पैर काट दिए गए, और उन तीनों शवों को वहां उसी घर में जिंदा जलाया गया। मैं आर्य समाज के प्रख्यात इतिहासकार राजेंद्र जिज्ञासु जी के साथ उपड़ा गांव में वो घर देख के आया हूं। तो देखिए, आप घटना की दाहकता को समझिए ना। अगर आपको अपना धर्म का अनुसरण करने की इजाजत है तो हमें भी अपना धर्म का अनुसरण करना चाहिए। तो आप उस समय हमें धर्म के अनुसरण से रोक रहे थे, हमारे बच्चों का तबलीग कर रहे थे आप। तो हमारे लोगों ने क्या किया, उस तबलीग को आपको विरोध करके समझाया था, तो उनकी हुपला की घटना। अब देखिए, हम बात करेंगे हुतात्मा वेद प्रकाश के बलिदान की। जैसे मैंने अभी आपको वैदिक संदेश का वो कटिंग दिखाया। देखिए, इतने प्रतिबंधों के बाद, इतने इस्लामीकरण के प्रोपोगंडा के बाद, इसकी परिणति बलिदान के सिवा और क्या हो सकती थी? आप सोचिए, 1911 से हम 1937 तक आते हैं। इस कालखंड में हैदराबाद स्टेट में निजाम ने इतने बड़े बदलाव कर लिए थे, और वो इतने सुनियोजित तरीके से चल रहा था, आप सोच नहीं सकते। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हम लेकर एक एक घटना का कालानुक्रम हम जैसे लगाते गए, जैसे उसकी सोच से हमें पर्दा उठता गया।
आज मेरे करीब बहुत से व्याख्यान हुए, कुछ लोग मुझे बुलाते भी नहीं है क्योंकि उनकी विचारधारा के अनुसार हम बात नहीं करते, हम सोर्स के हिसाब से बात करते हैं। जी। तो हुतात्मा वेद प्रकाश जी का देखिए, वेद प्रकाश जी आर्य समाज में जब प्रविष्ट हुए, साकोर अपने गुंजोटी आर्य समाज के स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो क्या करते थे, युवकों में जागृति तैयार करते थे, युवकों के लिए व्यायामशाला खोल कर रख दी थी, व्यायाम का अभ्यास लेते थे और सत्यार्थ प्रकाश लोगों को पढ़ा के सुनाते थे। अब देखिए ये कैसा अपराध हो गया। तो उस समय एक घटना हुई कि वहां एक गांव में छोटू खां नाम का एक व्यक्ति था, जो हिंदुओं की महिलाओं को गलत दृष्टि से देखता था। तो उसको वेद प्रकाश जी ने ताकीद कर दिया था कि भाई सुधर जाओ, आगे से ऐसा नहीं चलेगा। युवकों को सुशिक्षित करना, उनमें जागृति उत्पन्न करना, समाज के हर जाति के व्यक्ति को पढ़ाने की भावना को लेकर चलना, अपने धर्म के प्रचार करना और उसके अनुकूल कार्य करना, ये क्या अपराध था। तो फिर हुतात्मा वेद प्रकाश जी उन्होंने क्या कहा, उस समय उस गांव में एक पान की दुकान थी जो मुस्लिम व्यापारी बेचता था, इन्होंने भी अपनी पान की दुकान शुरू की। तो कोई अपराध था क्या, तो उसे खटकने लगे थे। देखो आप लोगों में जागृति नहीं पैदा कर सकते, आप तबलीग के खिलाफ नहीं बात कर सकते, आप आपके धार्मिक प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं बात कर सकते, आप ना स्कूल खोल सकते हो, आप ना उपदेशक बुला सकते हो, तो आप क्या करोगे। वो युवक उस गांव में यह कार्य कर रहा था तो उनका बलिदान हो गया। हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के पहले अमर हुतात्मा, आर्य समाज के पहले अमर हुतात्मा वेद प्रकाश है। और इस घटना की तारीख थी 23/2/1937 की ये घटना है, उनका बलिदान। परसों हमारे नांदेड़ में एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, जिला स्टेट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, उनकी ओर से एक मुलाकात इंटरव्यू पेश किया गया। तो उसमें स्टेट कांग्रेस की ओर से लिखने वाले अनंत भालेराव के बेटे शशिकांत भालेराव ने कहा कि गोविंद पानसरे हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के पहले हुतात्मा, जबकि गोविंद पानसरे का बलिदान तो बहुत बाद में हुआ था। तो हमारे आर्य समाज के कई कार्यकर्ताओं ने उनसे प्रश्न किए कि क्यों आपको वेद प्रकाश पता नहीं है क्या, क्यों आपको बलिदान पता नहीं है क्या। उन्होंने 50 मिनट का वो इंटरव्यू दिया और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप उनकी पूरी बात सुनिए। इतना पक्षपात पूर्ण व्यवहार हिंदू महासभा और आर्य समाज के प्रति आज भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं। परसों शरद पवार का महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट आया, मेरे ऐसे स्कूल में व्याख्यान चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई विभाजन के इतिहास को तो दोबारा लिखना चाहिए। क्यों भाई, आप क्या इलेक्शन के हिसाब से लिखोगे। आप पहले डिसाइड करो, आप पॉलिटिशियन हो या हिस्टोरियन हो। मुझे बड़ा अजीब हुआ, मुझे देखो इन घटनाओं से मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है कि आज भारत सरकार ने शुरू किया ना विभाजन विभीषिका दिवस, तो आप नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग ने अत्याचार किए, आप ये नहीं कह सकते कि कासिम रिजवी ने अत्याचार किए, आप ये नहीं कह सकते कि इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन खाकसारों ने अत्याचार किए। छुपाना किस बात के लिए। अगर सत्य बोलना अपराध है क्या, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमारे आर्य समाज का नियम है, ऋषि ने बतलाया, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहे। परिणाम क्या होता है, परिणाम की चिंता मत करो। हमें कोई उस संस्था में नौकरी दे ना दे, उस कॉलेज में कोई पढ़ाने को ले ना ले, लेकिन हमें अपने मार्ग से हटना नहीं। अपनी बात तो करें पूरा सत्य तो बोल सकते, ठीक बात है। हाँ, इसी श्रृंखला में उसी वैदिक संदेश की शुरुआत की गई। उसी वैदिक संदेश में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद निजामाबाद में भी एक बकरी ईद की घटना हुई, उसमें आर्य समाजियों के मुंह में मांस के टुकड़े देकर उनका जुलूस निकाला गया। अब ये निजामाबाद की घटना, गुलबर्गा में दंगा किया गया। गुलबर्गा दंगा 1924 में भी हुआ, 1938 में भी हुआ। गुलबर्गा में एक शरण बसवेश्वर का मंदिर है और उस मंदिर के बाजू में एक मस्जिद थी। 1924 साल से ये भरसक प्रयास किया जा रहा था कि उस मंदिर का कलश बनाया जाए। तो उस मंदिर के कलश को इसलिए परमिशन नहीं मिल रही थी कि भाई उस कलश की छाया कहीं मस्जिद की दीवार पर ना पड़ जाए। ओहो। तो
इस समय गुलबर्गा में जब लोगों ने लिंगायत समाज का वहां पे प्रादुर्भाव जास्त है, तो उन्होंने आंदोलन किया, मांग की, तो फिर उनके ऊपर जानबूझकर वहां पर गुलबर्गा में 2 समय बहुत बड़ा, 2 समय क्या, 2 समय से ज्यादा बार वहां पे दंगे हुए। और इन दंगों में ये जो इत्तेहादुल बैनुल मुसलमीन, जो रजाकार, बाद में इसकी संगठना तैयार की गई, इत्तेहादुल बैनुल मुसलमीन 1928 में तैयार की गई। इस संगठन ने बहुत बड़ा कोहराम हैदराबाद में मचाया, नवाब बहादुर यार जंग के माध्यम से। वो पूरी तामील को लेके चल रहा था, पूरे नियोजन से इत्तेहादुल काम कर रही थी। तो इन इत्तेहादुल के लोगों ने वहां पे गुलबर्गा में बहुत बड़ा दंगा किया और 50 से अधिक हिंदू मंदिरों को वहां पे ढाया गया, उनका विध्वंस कर दिया गया। तो देखिए फिर अब इसका क्या होता। एक घटना वहां पे हो गई 6 अप्रैल 1938 की, कल्याणी में एक आर्य समाज मंदिर था, उसपे ओम का ध्वजा लगाई गई थी, उसको हटा दिया निजाम के लोगों ने जबरदस्ती करके। क्यों? कि भाई आपको आपके मंदिर पे ध्वजा लगाने के लिए महकमा अमूरे मजहबी से आपने परमिशन नहीं ली है। आप देखिए धार्मिक प्रतिबंधों का ये दौर, आप आपके मंदिर पे ध्वजा नहीं लगा सकते, आप आपके मंदिर की मरम्मत नहीं कर सकते, आप हवन कुंड नहीं बिठा सकते, आप नया मंदिर तो छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार में एक हुआ। ये जो आप बात कर रहे हैं हर्ष जी, एक्चुअली ये वही पॉइंट है जो आपने कहा कि अपने आप को 1923 1917 उस दौर में ले जाकर के देखिए, जब आप ये सारे के सारे काम नहीं कर सकते थे। आज हम अभी तक 1.25 घंटे का ये वीडियो हो चुका है, जिसमें बेसिकली जो हमने बात की है कि किस तरीके से निजाम उस्मान अली आर्य समाज का एक रोल रहा। ये इट वाज नॉट ओनली अबाउट द ऑपरेशन पोलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आर्मी आई और बस सब कुछ जो है ना वो सेट हो गया। उससे पहले का जो जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी माना, अगर आर्य समाज ने अगर पार्श्वभूमि नहीं तैयार की होती हैदराबाद की, तो इसका विलय करना मुश्किल था। आप सरदार पटेल का भी स्टेटमेंट करिए। मैं देखिए अनटोल्ड स्टोरी, हमने इसका टाइटल इसीलिए रखा था कि भाई जो बातें कोई नहीं बताता है, जो बातें बतलाने से लोग कतराते हैं ना, हम उसी पे बात करेंगे। फौज आई कैसे मिले हो, इस पे तो कैसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लोग उस पे देख के सर्च कर सकते हैं। उसी के पास नए डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इस आंदोलन का जो बेस था, इस आंदोलन का जो गाभा था कि भाई ये आंदोलन खड़ा क्यों हुआ, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये धर्म युद्ध नहीं था। मैं तो कहता, आर्य समाज तो कहता है धर्म युद्ध के लिए सत्याग्रह हुआ है। देखिए अगर वो शासक इस्लामीकरण की भावना को लेकर नहीं चलता, उसे दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम नहीं बनाना होता, अगर उसे इस्लामीकरण का स्वतंत्र राष्ट्र नहीं तैयार करना होता, इस्लामिक स्टेट, तो फिर कोई तो झगड़ा ही नहीं था ना, तो केवल राजा और प्रजा का संघर्ष होता था ना। वो जी बिल्कुल ठीक। वो संघर्ष इन धार्मिक प्रतिबंधों की वजह से बहुत ही गहरा संघर्ष होता गया। और लोग देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में एक एक लोगों को खड़ा करके उसको विचार देके, स्वराज्य का विचार देके एक एक बंदे को खड़ा किया था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उसी प्रकार हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में एक एक कार्यकर्ताओं, न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर वकील, दक्षिण केसरी बैरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार, हैदराबाद लोक पुरुष पंडित नरेंद्र, हुतात्मा भाई श्यामलाल जी, हुतात्मा भाई बंसीलाल जी, हुतात्मा वेद प्रकाश, इन सभी नामों की, हम तो उपदेशकों की इतनी ढेर सारे नाम है, तो हम केवल घटनाओं को छू के जा रहे हैं। अगर हम इनका विस्तार से, निजाम के ऑर्डर मेरे पास अभी टेबल पर लिखे हुए हैं, सभी ट्रांसलेटेड है, ओरिजिनल उस समय की पुस्तिका भी मेरे पास मौजूद है, उनको अगर हम पढ़ जाएंगे तो कम से कम 1 महीने का सेशन तो इसी पे हो जाएगा। बेसिक एक इम्पोर्टेंट चीज है, सुभाष दुआ लिख रहे हैं कि आर्य समाज को इतिहास पर गर्व गान के साथ वर्तमान में भी वैसे ही इतिहास की रचना करनी चाहिए, अन्यथा डर है कि कहीं आर्य समाज ही इतिहास ना हो जाए। और ये हमने बहुत सारे संगठनों के साथ देखा है। मैं देखिए, अभी मैं इस बात को इसलिए कहूंगा कि वर्तमान में बात तो ठीक है उनकी, कि महाराष्ट्र में भी मैं सोच रहा था, देखो मुझे कई संगठनों ने बुलाया, लेकिन महाराष्ट्र में भी अभी वो काम नहीं हुआ कि जितनी तरीके से बड़ा व्याख्यानों का आयोजन करना था, जितनी तरीके से इस पर्व को मनाना था। देखिए, हम हैदराबाद की मैं अमर विभूतियों से मैंने इतना तो देखा है कि भाई वो लोग इतने दीवाने थे कि अपने घर संसार रुपए पैसे की परवाह किए बिना
उन्होंने अपने आप को इस स्वाधीनता आंदोलन में न्यौछावर कर दिया। हैदराबाद आर्य सत्याग्रह में उत्तर प्रदेश के लोग आए, आसाम के आए, देश के हर कोने से लोग आए, हरियाणा के आए, बर्मा के आए। अब देखिए, मान के चलिए, उन सभी उत्तर भारत के लोगों को क्या जरूरत थी हैदराबाद संस्थान में आने की? उन्होंने अपना सर्वस्व यहाँ पे अर्पण किया। सत्याग्रह में कई लोग बलिदान को प्राप्त हो गए, उनका घर-द्वार छूट गया, उसके बाद में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, कई प्रकार की समस्या आए, फिर भी लोगों ने छोड़ा क्या? नहीं। इसलिए मैं और हमारे कुछ साथी अभी इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हमारा जितना सामर्थ्य है, आज मुझे फुल टाइम सर्विस नहीं है, फुल टाइम मैं ऐसे टेम्पररी पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी परमात्मा ने अगर हमें और सामर्थ्य दिया, तो हम इस इतिहास का संरक्षण अच्छे प्रकार से करेंगे। मैंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए उनको आपको बहुत कम दिखाए, लेकिन ऐसे कई 1000 से भी अधिक डॉक्यूमेंट्स आज मेरे पास है। तो हमारा काम यही रहेगा, मैंने कहा कि वीडियो में इसमें कि पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति, राजेंद्र जी जिज्ञासु जी, पानीलाल भारती जी, इनके कदमों पे हम तो अभी 2 कदम चल रहे हैं। 2 कदम, इनके अगर 100 कदम है तो 2 कदम। तो ज़रूर हम इतिहास का संरक्षण करेंगे और आज के इस वीडियो का यही मूल उद्देश्य है कि भाई आज से 25 साल बाद घटनाओं के बारे में अगर कोई बात करेगा, हम रहे ना रहे, लेकिन इनकी बात होनी चाहिए और नई पीढ़ी को बहुत महत्वपूर्ण कही है कि आने वाले समय में जो एक गीत था कि हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, और डिजिटलाइजेशन का चूंकि दौर है और हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो आज का ये वीडियो पर्टिकुलरली एक एकेडमिक वीडियो जिसमें उसकी पृष्ठभूमि की बात की गई। और मैं भी जब इस कार्यक्रम को करने से पहले कुछ देख रहा था कि गूगल पर कि इसके बारे में और सामग्री जो है वो है या नहीं है, तो वीडियो के तौर पे तो मुझे कोई सामग्री नहीं मिली। हाँ, रजाकार में, ओवैसी में ये सब बातें हो रही थी, हमने भी लिखा भी, लेकिन जिससे कि है ना उसके कुछ रीच जो है वो बढ़े। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे जो दर्शक जो है इस बात को समझ रहे हैं कि जो जिहादी हैं वो लगातार हमारे चैनल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई देखिए, मैं उन्हीं प्रवृत्तियों को भी कहना चाहूंगा, हम गलत बात तो नहीं कर रहे हैं ना। हम देखिए, हाँ देखो, हाँ हमारे पास निजाम के डॉक्यूमेंट्स है, अमूरे मजहबी के फरमान है, तबलीग के सारे रिकॉर्ड है और सब ये है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा इतिहास नई पीढ़ी को बता रहे हैं। आप भी सुनो और सुनकर इस प्रवृत्ति से आप दूर हो जाओ और सभी के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलोगे तो सभी खुशहाल रहेंगे ना। रिपोर्ट करने से क्या होने वाला है, सत्य थोड़ी बढ़िया हर्ष जी, यार वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। मैं एक बार फिर हमारे दर्शकों से कहूंगा कि ये जो एक मुहिम हमने शुरू की है कि अपने चैनल को इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए एक आह्वान है कि वी नीड डोनर्स और इन्वेस्टर्स फॉर अ न्यू पॉडकास्ट स्टूडियो। आज हर्षवर्धन जी लातूर महाराष्ट्र से हैं, कभी हम इनको अपने शहर में बुला पाए, उनके साथ में बैठ कर के आपस में चर्चा कर पाए, वो चर्चा और भी अधिक प्रभावी हो सकती है। उसके लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी, रिसोर्सेज की, टेक्निकल रिसोर्सेज की, एक टीम की आवश्यकता होगी। और इसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा निवेदन स्वीकार करें, यथेच्छा, यथाशक्ति, यथासंभव, यथा योग्य जो भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं, आप अवश्य इस हेतु आगे बढ़ें, ऐसा आपसे निवेदन है। और बहुत धन्यवाद करूंगा आपसे, आपका हर्षवर्धन जी, इतनी सुंदर चर्चा। अभी तो पूरा ही नहीं हुआ, हम 1938 तक आए हैं। अरे अभी ये तो मुझे लग रहा है कि ये इसकी एक श्रृंखला जो है हमें आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ आपको कटिंग दिखाऊंगा, एक सेकंड, थोड़ा मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। ये इसलिए जरूरी है कि ये कहीं मिलेंगे नहीं। जी प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेकंड ना। देखिए, ये चलाइए इस पे, व्हाट रजाकार्स डिड इन अप्रैल। जी कि ग्राम रक्षा दल हर गांव में खड़े हो गए थे। और देखिए इस स्टैम्प को आप देखिएगा, ये राष्ट्रीय अभय लेखागार नई दिल्ली का डॉक्यूमेंट है। ये कोई मैंने अपने घर से उठा के लेके नहीं आया हूं मैं डॉक्यूमेंट। और इसमें प्रॉपर फाइल नंबर एक गार्डियन का है और इसकी तारीख है 29/5/48 का ये अंक है। आप दर्शक इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं और एक चला देता हूँ इसमें, फाइल खोलनी पड़ेगी। अभी तो कई सारे हैं, इसमें एक ब्रीफ का दिखा देता हूँ जी।
जी, ये एचएस ग्रीक जिन्ना के बाद 25/7/1948 का अंक है। इसका हुँ, हेडिंग पढ़िए, हिज जिन्ना गिवन ब्रिज विद द वर्ड। और ये भी डॉक्यूमेंट जो है ना, दर्शक देख सकते हैं, ये नेशनल आर्काइव राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली से मैंने इसको लिया है। काफी समय मैं दिल्ली में रहा और ये आर्यवीर लाहौर का अंक है। इसे भी दर्शकों को मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। ये लाहौर से छपता था, आर्यवीर। देखिए इसकी तारीख है 30/9/1937। रियासत हुँ, हैदराबाद में हिंदुओं और आर्यों पर मजरिब, एक हैदराबादी की लेखनी से। और इसे लिखा है पंडित नरेंद्र जी ने। वो एक हैदराबाद की लेखनी से यह लेख लिखते थे। तो उस समय की इस पत्र पत्रिका में ये सभी आया हुआ है। दर्शक पढ़ सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी तो ट्रांसलेशन की कई सारी सुविधाएं हैं, अवेलेबल है, उपलब्ध बिल्कुल हो ठीक चुकी कहा। हैं। ये देखिए और एक चला देता हूँ मैं इसमें। ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसकी तारीख, ठीक है, मुझे यहाँ से 22/2/48 1948 का है, 1948 का है। हाँ, निजाम्स आर्मी एंड पुलिस अंडर मजलिस कंट्रोल। जिस हम मजलिस की इत्तेहादुल बैनुल मुसलमीन की बात कर रहे थे ना, तो उसके कंट्रोल में किस प्रकार से निजाम की पुलिस थी, इसके लास्ट में भी आपको आर्काइव्स का दिख जाएगा स्टैम्प। ये फाइल अभी भी आर्काइव में मौजूद है। इसके साथ ही और हम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे हम दर्शकों को। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, अच्छा, हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए निजाम ने हैदराबाद के संदर्भ में हाउस ऑफ कॉमन्स में निजाम ने जो बात उठाई थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ना उस समय, तो जी, ये जी। ब्रिटिश, हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन, हिज मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस लंदन। और ये भी राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली का डॉक्यूमेंट है। तो इस पर तो हम इस तक अभी पहुंच भी नहीं पाए हैं। हम तो 38-37 तक ही आए थे। ये इंडियन न्यूज है। इंडियन न्यूज को भी दर्शकों को देखना चाहिए। ये इंडियन न्यूज है। इसमें भी सरदार पटेल का स्टेटमेंट आदि, ये भी सब बड़ा आया हुआ है इसमें। इसकी पूरी फाइल, ये भी राष्ट्रीय अभिलेखागार से लिया गया है। ये अभी भी विद्यमान है। मुझे आपको और दिखाना था, हुँ, एक मिनट। हुँ। देखिए, हाँ, ये देखिए सार्वदेशिक, ये सार्वदेशिक का अंक है, 1940 का अंक है। दिल्ली से निकलता था सार्वदेशिक। ये सभी मूल अंक हैं। इसके संपादक आदि का परिचय यहाँ पे दिया गया है। ये सभी मूल अंक इतिहास के हमारे पास सुरक्षित हैं, अभी आर्य आर्य समाज के पास सुरक्षित जी। है। ये भी रहा सार्वदेशिक का अंक है। ये रहा सार्वदेशिक का अंक। ये भी अंक लगभग, इसकी तारीख है 1944। जी, ये भी 45। हाँ, 44-45 का है ये भी। तो उसमें इन घटनाओं के संदर्भ में आया हुआ है। द फ्री प्रेस जर्नल का एक है ये भी दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। स्टेट एक कांग्रेस कांग्रेस नॉलेज पे जब, हाँ, उन्होंने बंदी लगाई थी ना कांग्रेस पे, तो वो हटाने की हुँ, मांग, हम कोई कम्युनल बॉडी नहीं है क्या, तो हमारे ऊपर आप बैन मत लगाइए। यूनो में क्या हुआ था उस समय, यूएन। यूनो के संदर्भ में एक डॉक्यूमेंट है, मैं दिखाऊंगा आपको। द कंप्लेंट ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट द डोमेन ऑफ इंडिया। भारत सरकार हुँ, के विरुद्ध निजाम ने जो कंप्लेंट की थी, उसका पूरा रिकॉर्ड अभिलेखागार से भी लिया है मैंने इसको। और साथ में और एक निजाम का पत्र, आर्य मुसाफिर, बलिदान, हाँ, आर्य गजट लाहौर। इसके भी बड़े अंक उपलब्ध हैं। ये लाहौर से निकलता था, आर्य गजट लाहौर। ये आर्य गजट लाहौर का ऋषिबोध अंक है। दर्शकों को जरूर हुँ। देखना चाहिए। इन ये सब भी, में इस घटनाओं का ज़िक्र है। हाँ, अभी तो हम वो 40 तक नहीं पहुंचे हैं। ये हुँ, सभी मूल अंक, और मैंने जो आपको ऑर्डर दर्शकों को पढ़ के दिखाए हैं ना, वो जी। मूल मूल प्रतिलिपियां हैं।
जिसको हमने ट्रांसलेट किया है, तो वो प्रतिलिपियों के आधार पर दर्शक पढ़ सकते हैं कि भाई उस समय क्या था। देखिए, रियासत हैदराबाद दक्कन में आर्य हिंदुओं पर अत्याचार 31/5/1938 हुतात्मा भाई श्यामलाल जी ने लिखा हुआ है इसको। और ये उस समय आर्यवीर में आया हुआ है, रियासत हैदराबाद में आर्य हिंदुओं पर अत्याचार। देखिए अब ये सभी डॉक्यूमेंट आर्य समाज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, आर्य समाज के उर्दू पत्रकारिता के पितामह बोल के महाशय कृष्ण जी को जाना जाता है, जो दैनिक प्रताप के संचालक थे। तो ऐसी कई सी भी बातें हैं जो अभी पूरी बातें नहीं हो पाई हैं, तो चलो किसी और दिन अगर जी, और एग्ज़ैक्टली समय ये मिलेगा। हम लोग इस चीज़ को और आगे बढ़ाएँगे जिससे कि दर्शक जो है वो अभी एक एक छोटी-सी प्रश्न और ले लेते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास शुद्धि सभा का 1923 से 1932 का रिकॉर्ड है लेकिन उसके बाद का नहीं है, अवेलेबल है क्या? ऐसी ऐसी पूछी जा रही है इस तरह की बात। हाँ, रिकॉर्ड अवेलेबल है उसका। अवेलेबल है। तो कैसे हाँ, मिल सकता अवेलेबल। है अगर कोई लोग चाहे तो? भी इसे अलग-अलग सोर्स से लेना पड़ेगा। जैसे सभा के पास कुछ है, आर्काइव्स में कुछ है, भिन्न जगहों पर है, तो वहीं से अच्छा, लेना पड़ेगा। आपसे जैसे अगर हैदरा संपर्क करना चाहे कई दर्शक लिख रहे हैं कि जैसे आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? तो उसके लिए कोई संपर्क सूत्र वगैरह आप देना चाहेंगे? ऐसा कुछ ईमेल आईडी वगैरह? हाँ, दे सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। आप उस पे संपर्क करने को बोलिए कि इसके ऊपर महाराष्ट्र में एक थीसिस लिखा गया है, हुँ, आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन में योगदान, ठीक, पुणे यूनिवर्सिटी में लिखा गया है, तो वो भी ठीक है। आप मुझे भेज दीजिएगा आप जो भी आप अपने बारे में भी लिखवाना चाहें तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सो दैट दर्शक कभी चाहें तो वो हर्षवर्धन जी से भी संपर्क कर सकेंगे और उस जगह से भी संपर्क कर सकेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए मुझे तो लगा कि इस कार्यक्रम को 2-3 भागों में डिवाइड करके हमको रखना चाहिए था। ये हमारी त्रुटि हो गई कि इसको आधा-आधा क्या हो करके रहा है? रखते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बहुत घटनाएँ तो बहुत हैं जिनके बारे में हाँ, बात नहीं हुई, हमने उन्हीं को उठाया और दर्शकों को आनंद आया होगा। दर्शकों देखिए, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है कि इतिहास का काम है मनुष्य को शून्य बनाना। हुँ, इतिहास की घटना हमें सिखलाती है कि भई हम वर्तमान की समझ रखें और भविष्य का आरेखन हम उस प्रकार से कर सकें, इसलिए हमें इतिहास को याद रखना है। तो हुँ, हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन, महापुरुषों का बलिदान, हिंदू महासभा, आर्य समाज का योगदान हमें यही सिखलाता है कि वर्तमान में जो समस्याएँ हैं, उनका मूल आप ढूँढिए, उनका मूल क्या है? और भविष्य में भी जब ऐसी समस्याएँ आएँगी, तब वो उन विद्वानों का लिखा हुआ साहित्य आप पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश से लेकर आचार्य चम्मपति जी से स्वामी शतानंद जी से कई सैकड़ों पुस्तकें आज आर्य समाज के पास उपलब्ध हैं। आप जी। इंटरनेट पे से ऑर्डर करके दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, इनके नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा। घर बैठे आप पुस्तक मँगा सकते हैं, पढ़िए उनको और जानिए और अपनी नई पीढ़ियों को ज़रूर उसी बारे में बताइए। सचेत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। आने वाला समय उसी प्रकार के कष्टों का रहेगा, तो उसका निवारण कैसे करना है उनको समझ में आएगा। आप जंबो टॉक पर मुझे समय दिया, आपने बुलाया, मेरी कुछ गलतियाँ भी आपने सहन की, जिनके कारण अरे! आपको अ देरी भी हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी दर्शकों का, जंबो टॉक का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया और इतिहास की हमने बात की। बहुत-बहुत आभारी। बहुत धन्यवाद हर्ष जी और मेरा दर्शकों से निवेदन है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हुआ है लेकिन ये 90 मिनट का वीडियो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है और ये 90 मिनट भी कम है। हम इस तरीके के और कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। भारतीय हिंदू जो शुद्धि सभा हुई है उसके ऊपर भी चर्चा सुझाव भी आया है, उस पर भी हम चर्चा करने का एक प्रयास अवश्य करेंगे और ऐसी चीज़ों को हम लगातार आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं। जिसे रिपोर्ट करना है, जिसे कुछ और करना है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें और हमारे काम के लिए जिस तरीके का जो भी सब लोग मिलकर के अपना सहयोग हम तन मन धन से करते हैं। तो हम अपना समय के साथ में अपने रिसोर्सेज़ के साथ में लगे हुए हैं। आप हमारे साथी बनेंगे तो हमें थोड़ा और अच्छा लगेगा और हम जो है वो थोड़े से और सशक्त होकर के काम कर पाएँगे और शायद यही हमारा इकोसिस्टम भी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जम्मू टॉक्स के आप सदस्य बनिए, ना केवल सब्सक्राइब करिए, जॉइन करें और अगर आपको लगता है कि धर्म रक्षा के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे जो स्टूडियो है उसके लिए अपना आर्थिक सहयोग भी अवश्य प्रेषित कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी इस चर्चा में सहभागी होने के लिए। जय श्री राम।
वंदे मातरम। जय श्री राम, नमस्ते।